हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का 1262 में पूछा गया पेपर है। इसका हम लोग निचोड़ निकालेंगे और तैयारी इस तरह से करो ना। मैं तो कहता हूँ कि आप 29 जून तक खुद को पागल करो पढ़ाई के प्रति, है ना। जुनून कर लो, हमारे साथ बोलो, बोलना सीखो, बड़बड़ाओ, लोग कुछ कहते हैं कहने दो, पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। क्लियर है? तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक-एक क्वेश्चन की खाल निकालेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, है ना? भले ही आप ड डेढ़ गुनी या 2 गुनी स्पीड से देखें, बट हम चाहते हैं कि आप अंत तक देखें और एक प्रैक्टिस सेट नहीं, कई प्रैक्टिस सेट करेंगे तो चीज़ें माइंड में याद हो जाएँगी। इस तरह से पढ़ेंगे, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? यहाँ पर क्या पूछा है? मूर्धन्य व्यंजन पूछा है। देखो दोस्तों, किसी चीज़ को पढ़ना होता है ना, तो उसको एज़ अ टॉपिक हवा लेकर नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से आप हमारे साथ पढ़ें, हमें अपना दोस्त मानें, जैसा भी आपको उचित लगे उसी तरह से आप पढ़ें। एज़ अ फ्रेंडली पढ़ेंगे, बातों में जैसे नहीं हम लोग गाँव के लोग बात करते हैं, आराम से चीज़ें सीखते हैं, बातें जल्दी याद हो जाती है ना, तो उस तरह से। यहाँ पर बात क्या है? व्यंजन ही की तो बात कर रहा है। व्यंजन अपने आप में कोई हुआ थोड़ी ना। लो चलो व्यंजन को खत्म करते हैं। देखो, होता क्या है दोस्तों, व्यंजन की अगर हम बात करें, हमें जानना है व्यंजन। व्यंजनों की अगर हम कुल संख्या की बताएँ, तो व्यंजनों की कुल संख्या आप जानते हैं 41 होती है। इनमें भी कुछ मूल व्यंजन भी होते हैं। एक भाई साहब ये होते हैं जिनको हम बोलते हैं मूल व्यंजन और मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, ये 33 होती है। आराम से बता सकते हैं कि कुल व्यंजन 41 होते हैं, जबकि मूल व्यंजन पूछा जाए तो 33 होते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाता है, पता है आपको? कि मूल व्यंजनों को कितने भागों में बाँटा गया है? मूल व्यंजनों को 3 भागों में बाँटा गया है। ये बात पूछ ली जाती है, सरल है, हम लोग भी बता देंगे कि मूल व्यंजन 3 भागों में होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। एक आपका भैया ये स्पर्श व्यंजन होता है, इधर स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरे होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन में बाँटा गया है, अंतस्थ व्यंजन होता है और तीसरा जो होता है वो होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 3 जन मिलकर आपके मूल व्यंजन बनाते हैं। कौन-कौन से? स्पर्श व्यंजन सरल है, अंतस्थ व्यंजन हाँ, याद कर लेंगे और ऊष्म व्यंजन इनको चाट लेंगे एकदम। और ये अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? 25 ही तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें ये 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। ये बात समझ में इसमें क्या था? कुछ नहीं था। अब आगे देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको अभी खत्म करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्श व्यंजन। अच्छा बताओ, अब हम जो बोल रहे हैं ना, आप अपने मन में बोलना, हमारे साथ कम्युनिकेट करना, कमरे पर रहकर बातें करो खुद से। अब हमने बोला स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? आप कहेंगे अरे सर स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं। ये अभी-अभी तुम लोगों ने जाना या मैं पहले ही जानता था कि तो 25 होते हैं, इस तरह से बोलो। सीखो, पढ़ो, पागलपन करो, ठीक है? कुछ पल पागलपन करेंगे फिर उसके बाद एन्जॉय करेंगे नौकरी मिलने के बाद, ठीक? अब ये स्पर्श व्यंजन है, इनको 5 इनके वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 5 वर्गों में बाँटा गया। क्या-क्या वर्ग हैं? पहले वो वर्ग सीक्वेंस याद होने चाहिए। हमारे साथ मिलकर याद करो। का, चा, टा, ता, पा। बोलो का, चा, टा, ता, पा। बोलो का, चा, टा, ता, पा। का, चा, टा, ता, पा। हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको भी हमारा पागलपन लग रहा होगा। यस, हम भी पागल, आप भी पागल। पढ़ाई के प्रति पागल हैं यार। हाँ, तो क्या होता है आपका? का वर्ग, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, का, चा, टा, ता वर्ग और आपका पावर ऐसे ही याद करेंगे काचा टाटा पा काचा टाटा पा काचा टाटा पा बोलते रहें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप सीक्वेंस याद करेंगे तो देखो हमारे गले में अगर आप देखें जिससे हम लोग बचपन में क्या बजाते थे बीन बजाते थे ना इस तरह से करके बीन बजाते थे ना तो ये जो कंपन हमारा करता है ये हमारा कंठ होता है ना जो गले की कुछ हड्डी सी बाहर निकली होती है उसे कंठ बोलते हैं। तो कावर के जितने भी व्यंजन होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं कंठ व्यंजन कहते हैं। फिर कंठ हमारे गले के सबसे ऊपर का भाग, जीभ को जितना फ़ोल्ड करके टच कर पाएँ अंदर जीभ को, वो होगा तालु, ठीक? तो वहाँ से बोलने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। टावर्ग वाले मूर्धा में दाँतों के अंदर का जस्ट ऊपर का भाग आपका मूर्धन्य होता है। इनको बोलने पर जीभ मूर्धन्य में टच होती है। वहीं आपका तावर्ग वाले में दंत में, दाँतों में टच होती है और पावर्ग वाले को हम लोग ओष्ठ कहते हैं क्योंकि इनको बोलने से हमारे ओष्ठ होते हैं। बोल कर देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है? सीक्वेंस याद रखेंगे। कावर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, इनको भी जान लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कावर्ग में अगर हम देखें,
तो का वर्ग में आपका का, खा, गा, घा और णा। भाई चा वर्ग की बात करें, चा, छा, जा, झा और या। भाई टा वर्ग की बात करें, टा, ठा, डा, ढा और णा। इसके अलावा यहाँ पर ये बिंदी वाले होते हैं, यहाँ पर सॉरी ये बिंदी नहीं होगी, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 2 बिंदी वाले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अगर हम तावर की बोलें, ता, था, दा, धा और ना, ये डायहार्ड याद होने चाहिए। पावर की बोले पा, फा, बा, भा और मा, यही तो होते हैं। अब देखो हर वर्ग में 5 हैं, हर वर्ग में 5 इसलिए आपके 25 हैं, जो ना 1 2 3 4 5 5 5 5 25, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और होते हैं, जैसे हम बोले जा और फा। अब इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इन व्यंजनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अंत वाले व्यंजन होते हैं, ये होते हैं आपके, क्योंकि इनको बोलने से हमारी नाक का इस्तेमाल होता है, ये आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं, या इनको हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। ये 5वें अक्षर होते हैं तो पंचमा अक्षर हो गए। ये जा और फा को हम बोलते हैं आगत व्यंजन। क्लियर? आगत व्यंजन। ये जो बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता बिंदी बोलते हैं। इन जो डा और डा जिनके बीच में बिंदी है, इन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, या इनको हम लोग अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। इन 2 डा और ढा में अंतर क्या होता है? देखिए, ये क्या होते हैं, ये किसी शब्द के, याद रखना, किसी शब्द के बीच में या अंत में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? बीच में या अंत में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम लिखें पेड़, है ना? जैसे हमने लिखा मेढक, तो ये आपको ज़्यादातर शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में काम देंगे, ठीक है। मोस्टली, ज़्यादातर, सभी में नहीं हम कह रहे, ज़्यादातर में ये होता है। क्लियर? ये क्या होते हैं, किसी भी वाक्य में शुरू में इस्तेमाल होते हैं, ये शुरू में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम बोलें डमरू, डमरू आप लिखेंगे, आपको नीचे बिंदी नहीं होती है। ढोलक लिखेंगे तो नीचे बिंदी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आए। इसके अलावा यहाँ पर इससे रिलेटेड और 5 पूछ जाते हैं। अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये अगर हम लोग जाने। देखो दोस्तों, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक, ये पहला और दूसरा ये वर्ड आपके होते हैं अघोष होते हैं। क्लियर? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड है आपका क्या होता है, अघोष होता है। जबकि ये जो अंतिम 3 होते हैं, इनको ग्रीन कर देते हैं। अंतिम 3 आपके क्या होते हैं, ये सभी जो हैं आपके क्या होते हैं, ये आपके सघोष होते हैं। इस बात को समझ में आए होगा। इसके अलावा वायु के आधार पर किसी में ज़्यादा वायु निकलती है, कम वायु निकलती है, तो उन्हें हम प्राण बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें कम वायु निकले वो अल्प प्राण और ज़्यादा वायु निकले तो महाप्राण। आप मुख के सामने हाथ रखें और बोलिए का, तो आपके मुंह में हवा नहीं टच हो रही। जैसे ही आप बोलेंगे खा, तो आपके पास हवा का एक गुच्छा सा लगकर हाथ में टच हो रहा है, तो यानी कि वो आपका महाप्राण है। तो आपका क्या होता है, गा में नहीं निकलेगा, घा में निकलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला और दूसरा, मतलब किसी भी वर्ड का दूसरा और तीसरा वर्ड क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आपका महाप्राण होता है। जबकि वहीं पर आपका पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्या होता है, ये आपका अल्प प्राण होता है। ये बात समझ में आई होगी, अल्प प्राण। क्लियर? अल्प प्राण लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने, एक पेज जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक पेज जोड़ लेते हैं। हाँ, अब हम लोग जानेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को डिस्कस, अंतस्थ व्यंजन कितने होता है? अंतस्थ व्यंजन अपने 4 ही तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपका या, रा, ला, वाह। या, रा, ला, वाह। या, रा, ला, वाह आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन सभी आपके अल्प प्राण होते हैं। इनमें बोलने पर वायु मुख से बहुत ज्यादा नहीं निकलती है, थोड़ी सी वायु निकलती है, अल्प प्राण होते हैं। ये बात समझ में, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। भाई अगर हम देखें, ये हमारे मुख के किस भाग से टच होते हैं? या को अगर आप देखेंगे तो या आपके मुख में तालु से टच होता है, इसलिए यह आपका तालव्य है। रा को बोलने पर रा हमारा मूर्धन्य में टच होता है, इसलिए रा आपका मूर्धन्य है। इसके अलावा रा आपका लुंठित होता है। क्लियर? रा आपका लुंठित भी होता है। ला को अगर हम चर्चा में लें तो ला को बोलने पर आपकी दांत में जीभ टच होती है, और ये आपका पार्श्विक भी होता है। ये याद रखना, लुंठित और पार्श्विक। बाकी अगर हम बात करें, वह आपका दंतोष्ठ होता है। इसको बोलने पर दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है।
तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका दंतोष्ठ होता है। एक ही मात्र ऐसा है जो दंतोष्ठ है, वो आपका वा। ये बात समझ में है? इसके अलावा यारा लावा की और हम कहानी देखते हैं। हमने देखा या और ला, इन दोनों को, या और वाह को हम लोग चर्चा में ले रहे हैं। क्लियर? या और वाह को दोस्तों अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों किया जाता है? जब अच्छा आप या को बोलो, ई या, धीरे-धीरे बोलें हमारे साथ, ई या, ई आ, ई आ, या। तो ई और आ निकल रहा है ना, तो इसलिए ये मिलकर बना होता है ई और आ से। याद रखना, ई और आ, या, ये यड़ संधि में काम आता है ना, इसलिए तो ये यड़ संधि होती है। ई और आ में यड़ संधि में या बनता है। उआ, उआ को बोलो, उआ, उआ। तो उ और आ मिलकर आपका वा बनाता है। इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अंतःस्थ व्यंजन खत्म। क्या पूछा जाएगा अंतःस्थ व्यंजन से? इसके अलावा हम लोग चर्चा में ले ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी तो भैया हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या-क्या होता है? आपका सा, सा, सा और हा। ये चारों ही आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनकी कहानी देखें, इनको चर्चा में लें, तो आपके क्या होते हैं कि देखो, इसमें क्या कहानी है, ये जो पहले वाले 3 हैं, ये पहले वाले जो 3 हैं जो हमने ये सर्किल में कर दिया, इन तीनों को क्या बोलते हैं? ये तीनों ही आपके अघोष हैं। क्या है? आपके अघोष। अघोष का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर स्वर यंत्रियाँ कंपित ना करे। घोष का मतलब होता है कंपन करना। क्लियर? ये आपके क्या अघोष हो गए। जबकि हा को अपन देखें, तो हा की अपनी अलग कहानी है। हा आपका सघोष में आता है। हा आपका सघोष में आता है, जबकि इसके 3 साथी, ये जो तीनों सा के रूप हैं, ये आपके अघोष में आते हैं। इसके अलावा हा आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, हा को काकल्य व्यंजन कहते हैं। हा आपका काकल्य व्यंजन है, इम्पोर्टेंट है। हा आपका कंठ होता है, इसको बोलने से हमारा कंठ इस्तेमाल होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? हा की बात करें तो हा आपका महाप्राण है। हा आपका क्या? महाप्राण है। अर्थात महाप्राण की बात करें, ये सभी महाप्राण हैं। ठीक? हा, हा, सा। तो ये आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके क्या हैं? महाप्राण हैं। ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम शा की बात करें, शा को अगर हम चर्चा में लें, इसको बोलने पर हमारी जीभ तालु को टच करती है, इसलिए इस वाले शा को तालव्य कहते हैं और बोलते क्या है? शा। शा बोलते हैं। जीभ हमारी टच तालु माने शा। इसको बोलने पर हमारी जीभ दाँत में होती है, इसलिए इसे सा बोलते हैं, सा। ये आपका क्या होता है? दंत होता है। और ये वाला सा जो होता है आपका मूर्धा होता है, मूर्धन्य होता है। इसको बोलने से हमारी जीभ मूर्धा में टच होती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? इस चीज़ को करते हैं ज़रा मिनिमाइज़ और थोड़ा जानते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन कि क्या है अपने आप में व्यंजन? आज खत्म करके रहेंगे और आपको याद करके रहेंगे। इसके अलावा व्यंजनों की बात करें तो आपका एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्लियर? क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। नाम में ही आ रहा है आपका संयुक्त, ऐसे व्यंजन जो मिलकर बने होते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। ये कौन-कौन से होते हैं 4? इसमें आपका छ, त्र, स और ज्ञ। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये किन-किन से मिलकर बने होते हैं ये? का और शा से मिलकर बना होता है ये। ता और रा से मिलकर बना होता है त्रा। वहीं शा और रा से मिलकर बना होता है सा। और जा और वा से मिलकर बना होता है ज्ञ। इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या होता है? इसके अलावा पूछा जाता है आपके द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन की बात करें, द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़े हों। जैसे कि चा एक जैसे हैं, है ना? आपका डा, है ना? ये आपके क्या एक जैसे होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल में बच्चा, बच्चा में ये आपका द्वित्व व्यंजन है। लड्डू में डबल ड, ये जैसे होते हैं। इसके अलावा होता है एक संयुक्ताक्षर। क्या होता है? द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर में कन्फ्यूज़ ना होना। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जब अलग-अलग व्यंजन 2 जुड़े हों, जैसे कि का, चा, ये अलग-अलग व्यंजन जुड़े हों, तो वो आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यंजनों से लेकर प्रॉब्लम आपकी अब सॉल्व हो गई होगी। क्या पूछा था? अब प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होंगे? आपके जो मूर्धा में हो, का, चा, टा। टा वर्ग वाले आपके मूर्धन्य में होते हैं, तो टा, ठा, डा, डाना, ये आपके क्या हो गए? ये आपके मूर्धन्य हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डा और ढा आपके मूर्धन्य होते हैं। जबकि अब आप जा को बोलिए, चा, छा, जा, झा, ये आपके क्या है? जा आपका तालव्य है। क पा वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन में आते हैं, ये आपके ओष्ठ हैं और ग वाले आपके
कंठ है। क्लियर? समझ में आया क्या था? कुछ भी नहीं था, हलवा था ना। इसको एक दो बार और पढ़ेंगे, खत्म कहानी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? कौन सी क्रिया का प्रयोग? नाम धातु क्रिया का प्रयोग यहाँ पर पूछा है, किस वाक्य में हुआ है? तो चलिए, नाम धातु क्रिया के प्रयोग से पहले हम जानते हैं, इस प्रश्न को करने से पहले, कि क्रिया क्या है। क्रिया के भेद जानते फिर हम लोग जानते हैं। ठीक, एक कौन बात समझेंगे आप यहाँ पर, क्रिया। क्लियर? ठीक, और दूसरा पद यहाँ पर क्या है? धातु। ठीक, धातु क्या होता है? देखो, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप आपका क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पढ़ना, पढ़ना आपका क्या है? पढ़ना आपका क्रिया शब्द है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानेंगे, इतना ऐसा पढ़ेंगे कि पेपर आप उड़ा देंगे। क्लियर? और इसका अगर हम धातु रूप देखें तो पढ़, पढ़ से ही तो बना है आपका पढ़ना। इसमें ना प्रत्यय लगाने से आपका पढ़ना बन गया। तो यहाँ पर पढ़ आपका धातु हो गया। क्लियर? आप समझ में आया कि धातु और क्रिया में क्या अंतर होता है? अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्रिया के भेद पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्रिया के भेद पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। क्रिया के भेद को हम दो आधारों पर बता सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के भेद भेजा, रचना के आधार पर। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपका प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। ये एग्जाम में दिया जाएगा कि किस आधार पर वो क्रिया की भेद पूछ रहा है। अगर आपसे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर पूछा जाए तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्लियर? वहीं अगर आपसे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद पूछे जाएं तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। ये पीएन पांडे ने ऐसा बताया, पीएन पांडे की बुक में है, और ये ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भेद दो कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत आता है आपका, एक होती है आपकी रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया, रूढ़ का मतलब जानते हैं, जब आपने रूढ़ शब्द पढ़ा होगा, रूढ़ शब्द का मतलब होता है एकदम मूल शब्द। और जहाँ जहाँ रूढ़ मिलेगा तो उसका अपोजिट जस्ट दूसरा भैया होता है यौगिक, जो मिलकर बना होता है। क्लियर है? यौगिक, यदि आप रूढ़ का विलोम पूछा जाए तो यौगिक आप आंसर लगाएंगे। क्लियर? यौगिक क्रिया। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया क्या होती है और यौगिक क्रिया क्या होती है, ये हम देखें तो देखो, रूढ़ क्रियाएं वो होती हैं जो मूल धातु से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? मूल धातु से बनी। क्लियर? जो क्रियाएं मूल धातु से बनी होती हैं वो आपकी रूढ़ क्रियाएं होती हैं। रूढ़ क्रियाओं की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका लिख, लिख आपका क्या है? लिख आपका एक मूल क्रिया है। इससे बना, मतलब मूल धातु है और मूल धातु से बना होता है लिखना। तो लिखना आपकी रूढ़ क्रिया हो गई। कि रूढ़ का मतलब होता है अपने आप में मूल शब्द, उसके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, है ना? उसी एक ही का अर्थ हो। तो मूल लिखना का अपना एक अर्थ है, खंड करेंगे तो लिख प्लस ना, तो एक धातु ही तो हुई। ऐसे ही आप लिख सकते हैं पढ़ना, पढ़ से बना हुआ शब्द, पढ़ना, पढ़ता, है ना? इसके कई भी फॉर्म रूप हो सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि यौगिक क्रिया क्या होती हैं? यौगिक क्रिया वो होती हैं जो यौगिक धातु से मिलकर बनी होती हैं। यौगिक धातु, और यौगिक आप जानते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द आपके क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। तो जैसे कि आप कह दें, यौगिक में क्या है? कहला देना। ठीक, कहला देना। देखो ना, एक आपका कहना एक क्रिया है, देना अलग क्रिया है। तो ये दो क्रियाओं से बना हुआ है, यौगिक क्रिया हो गई। समझ में आया? इसके बाद देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यौगिक क्रियाओं की बात करें, यौगिक क्रिया भी कई रूप प्रकार की होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अ, अब हम लोग चर्चा में लेंगे यौगिक क्रियाएं। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मेन बिंदु है। यौगिक क्रिया की अगर हम बात करें, यौगिक क्रिया को पुनः चार भागों में बांटा गया है, चार भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखते हैं क्या है कहानी इसकी भी। इसमें अगर हम देखें यौगिक क्रिया के चार भेदों को अगर हम चर्चा में लें तो नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है नाम धातु क्रिया। क्लियर? क्या जाता है? नाम धातु क्रिया। दूसरा अगर हम इसका भेद देखें तो दूसरा होता है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तीसरा अगर हम इसका देखें भेद तो ये होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया। याद होनी चाहिए, क्रिया का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। और चौथा इसका प्रकार होता है आपका अनुकरणीय क्रिया। अनुकरणीय क्रिया। अब ये नाम धातु क्रिया क्या होता है, संयुक्त क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, अनुकरणीय क्रिया क्या है, इनको देखें। देखो नाम में ही आ रहा है नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो किसी संज्ञा से बनी हो, ठीक। हम क्रियाओं को संज्ञा से भी बना सकते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक। ऐसी क्रियाएं जो सर्वनाम से बनी हो, ऐसी क्रियाएं जो विशेषण से बनी हो, क्लियर, विशेषण से बनी हो, तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, संज्ञा से क्रिया बनाने की बात करें, संज्ञा से कौन कौन सी क्रियाएं बन सकती हैं। जैसे कि आपने देखा हाथ, हाथ शब्द क्या है आपका, एक संज्ञा शब्द है। हाथ से आपने देखा होगा हथियाना, है ना, हथियाना, या उसने क्या हथिया लिया, तो हथियाना हथिया लिया, ये क्या है आपके, ये आपके संज्ञा से बनी है, इसलिए ये नाम धातु क्रिया है, ठीक। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें लज्जा, लज्जा आपका मतलब शर्म, ये आपकी एक संज्ञा है। इसको बताते हैं ना लजाना, अबे यार क्यों लजा रहे हो उसको, तो लजाना आपका क्या है, आपका संज्ञा से बना हुआ है, तो इसलिए नाम धातु क्रिया है। दूसरी अगर हम बात बात भी आपका एक संज्ञा है, तो बात से आप जानते हैं ना क्रिया क्या बन जाएगी, बताना। तो ये आपकी क्या होती है, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। भाई अगर हम आपसे पूछें सर्वनाम का भी एक उदाहरण देख लीजिए। सर्वनाम आप जानते हैं कि अपना, अपना का एक सर्वनाम है, इससे बना सकते हैं आप अपनाना। अपनाना तो एक क्रिया हो गई। वहीं अगर हम विशेषण से बनी हुई क्रियाओं को देखें, कौन सी क्रियाएं विशेषण से बनती हैं, विशेषण का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा गरम, गरम क्या एक विशेषण है, जैसे कि गरम वस्तु, गरम पानी, गरम दूध, है ना, गरम चाय, तो ये क्या क्या गरम आपका विशेषण है। इसको आप देख सकते हैं क्रिया बनाना है तो गरमाना, है ना। ठंडा को ले लें, ठंडा, ठंडा में आपका ठंडाना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। संयुक्त क्रिया क्या होती हैं, दो या दो से अधिक धातु, जब दो या दो से अधिक धातु मिलकर क्रिया बनाती हैं। देखो दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर क्रिया बनाती हैं। ये कि जैसे कि अगर हम बात करें आपका गिर पड़ना, देखो गिरना आपकी एक क्रिया है और पढ़ना भी आपका एक क्रिया है। तो गिर पढ़ना आपकी क्या है, दो क्रियाओं से मिलकर कोई क्रिया बने तो वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है ना। खाना जाना, क्लियर, खाया जाना, सॉरी खाया जाना, ये आपका क्या, ये आपका एक संयुक्त क्रिया है। ऐसे भी आप कहीं एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पहुंच जाना, है ना। हाँ, तो ये आपकी क्या है, संयुक्त क्रियाएं। क्या समझ में आया, समझ में हो गई कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा मतलब किसी दूसरे से कराया जा रहा है, इस प्रकार की क्रिया जब कर्ता खुद ना करके दूसरे से कराए तो वो आपकी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। याद रखना, कर्ता खुद ना करके दूसरे से करवाता है। जैसे कि लिखवाना, लिखवाना का मतलब क्या है, वो खुद तो नहीं लिख रहा होगा, किसी दूसरे से लिखवा रहा है। पिसवाना, तो ये आपकी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। और इनकी ट्रिक की अगर हम बताएं तो इसमें लगभग 12 शब्द जुड़ा होता है, ठीक। 12 नाम का प्रत्यय लिखा होता है। रुलवाना, रुलाना, पढ़वाना, लिखवाना, पिसवाना, ये सब क्या है, आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अनुकरणीय, अनुकरणीय क्रिया वो होती हैं जो अनुकरण करके हम बोले जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई ध्वनि, कोई आवाज, है ना, या कोई बोली, इनका हम अनुकरण करते हैं, इनको सुनकर। ये मोस्टली आवाजें होती हैं। जैसे कि हम बात करें कूकना, कोयल की आवाज से बनी क्रिया कूकना, है ना। और मेढक क्या करता है, टटराना, तो मेढक की आवाज क्या होगी, टटराना। इस प्रकार से दहाड़ना, दहाड़ना आपकी क्या है, क्रिया है। ये जो आवाजें हैं ज्यादातर ये आपकी अनुकरणीय होती हैं। मिमियाना, है ना, मिमियाना, बकरी का मिमियाना, तो ये क्या, ये क्रियाएं तो हैं। तो ये ध्वनियाँ जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, अनुकरणीय क्रिया के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम और पॉइंट डिस्कस करें तो एक दो इंपॉर्टेंट और क्रियाओं के बारे में जानें। जैसे कि हम बात करें क्रिया के अन्य भेद में, आप जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया हम लोगों ने देख लिया, पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। पूछा जाता है ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया वो ही क्रिया होती है जिसमें आप किसी काम को करके दूसरा काम करें, और इसमें ज़्यादातर कर
आपकी ट्रिक लगी होती है, कर लगा होता है। जैसे कि वो खाकर सो गया। क्या कह रहे हैं? खाकर सो गया। एक काम करने के पहले कोई दूसरा काम किया तो खाकर सो गया। देखो वो खाया फिर उसको सो गया। तो खाने से पहले एक क्रिया की, क्रिया आपकी क्या होगी? पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब होता है पहले वाली क्रिया। तो किसने क्या किया? पूर्वकालिक, खाकर सो गया। समझ में आ गया कि क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सजातीय क्रिया क्या होती हैं? क्रियाओं के अनुरूप में हम देखें सजातीय क्रिया, इंपॉर्टेंट है। सजातीय क्रिया क्या होती है? दोस्तों सजातीय क्रिया वह होती है जब कर्म और क्रिया दोनों एक जैसी हों, ठीक है? जो क्रिया है उसका कर्म भी उसी के रूप जैसा हो। जैसे कि अगर हम बात करें, वह अच्छा खाना खाता है, वह अच्छा खाना खाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या देखो, खाता है, खाता क्या है? आपका क्रिया है। इसके जैसा ही तो एक खाना, देखो खाना खाता, सजातीय क्रिया है। तो ये क्या है आपकी? सजातीय क्रिया। ये आपका कर्म है। क्या खाता है? खाना खाता है। तो खाना आपका कर्म है और कर्म में ही जैसा एक जैसा है ना, खाना और खाता है। जैसे कि वह है, एक और समझ लें, गाना गाता है। देखो गाना आपका कर्म है, गाता आपका क्रिया है। गाना गाता है, एक जैसे हैं। तो ये आपके क्या है? यहाँ पर ये आपकी सजातीय क्रिया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हम इसके अलावा पॉइंट क्या बचा था आपका? प्रयोग की दृष्टि से हम लोग देखें तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद थे। आपके कौन-कौन से थे? आपके अकर्मक क्रिया, आपकी सकर्मक क्रिया, है ना? अकर्मक, सकर्मक। एक आपकी होती है अपूर्ण अकर्मक और आपकी अपूर्ण सकर्मक, नहीं एक आपकी द्विकर्मक होती है, द्विकर्मक। क्लियर है? तो अकर्मक और सकर्मक क्या होती है, इनको बाद में चर्चा में कहेंगे। कुल मिलाकर ऐसा वाक्य क्रिया जिसको कर्म की ज़रूरत ना पड़े वो आपका कर्म होता है। सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिनमें आपकी कर्म की ज़रूरत पड़े वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। देखो अकर्मक को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेना हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जैसे चलना, सोना, रोना, है ना? हँसना, दौड़ना, ये क्या है? ये हमारे नेचुरल हैं। ये तो हमें करने ही करने हैं, इनमें किसी कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, वो आपकी अकर्मक क्रियाएँ होती हैं। सकर्मक वो होती हैं जिसे हमें जीने के लिए कुछ करना हो, है ना? समझ सकते हैं जैसे कि हमें क्या करना है, खाना। खाना आपका क्या है? आपको जीने के लिए कुछ तो खाओगे ना, तो ये आपकी इसको कर्म की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ना, लिखना, ये सब सकर्मक क्रियाएँ होती हैं। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, बाकी ये बाद में और चर्चा करेंगे। क्लियर है? क्या कह रहा है कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग क्या है? उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। हथिया ली आप जानते हैं कि नाम धातु क्रियाएँ वो होती हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं। हाथ से बना हुआ हथियाली, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। मैंने अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। और मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। उसने सफाई खुद ने की, करवाई है। तो ये क्या है आपका? यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर है? वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। तो ये आपकी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। सुरेश ने महल बनवाया, बनाया नहीं उसने बनवाया है। ये भी आपका क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा। क्रिया क्या है? अब तो आपको सरल लग रहा होगा ना क्रिया क्या होती है। क्लियर है? हमारे साथ ऐसे ही पढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना जल्दी चलिया में विधेय का विस्तारण पूछा है। यहाँ पर ये पूछा है कि विधेय का विस्तारण क्या होता है? देखो आप जानते हैं कि किसी वाक्य में कोई वाक्य है, ठीक है? यहाँ पर इसको चर्चा में लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके वाक्य से है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, ठीक? वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? एक वाक्य में उद्देश्य होता है और दूसरा वाक्य का विधेय होता है। क्लियर? उद्देश्य को अगर हम बात करें, इंग्लिश में कहते हैं किसी वाक्य का सब्जेक्ट, और बाकी आपका प्रेडिकेट क्या होता है? आपका विधेय होता है। बाकी उस उद्देश्य द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो उसका विधेय होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम इस वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा। बाकी जबकि बाकी क्या है आपका? ये आपका विधेय होता है। तो ये पूरा विधेय होता है। बट विधेय का विस्तार पूछा है। विधेय का विस्तार का मतलब ये है कि वो उसकी क्या विशेषता है? उस विधेय की मेन विशेषता क्या है? ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब विस्तार जाना है तो बिना जल्दी चलिया। देखो बिना आपका क्या उद्देश्य है? जल्दी चलिया।
जल्दी चलिए आपका पूरा विधेय है, लेकिन ये विस्तार पूछा जा रहा है कि विधेय किस प्रकार का है। कैसे चलिए बीना, यहाँ पर अगर आप पूछें कैसे चलिए, तो बीना जल्दी चलिए बीना, तो जल्दी इसका क्या होगा, विधेय विस्तार होगा। विधेय विस्तार की बात पूछा जा रहा है, तो बीना कैसे चलिए, बीना जल्दी चलिए। एक समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ में आ गया। तो इसको और ज्यादा अच्छे से समझें। देखो उद्देश्य जो होता है किसी भी एक शब्द का भी हो सकता है। अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य आपका एक शब्द के भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों के भी बन सकता है। ये याद रखना है, जरूरी नहीं कि उद्देश्य एक ही शब्द का हो, वो एक से अधिक शब्द हो सकता है। इसको पहचानेंगे कैसे, यदि आप क्रिया के साथ क्या करेंगे, कौन या किसने करके प्रश्न करेंगे, तो आपको उद्देश्य मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि चलिया, कौन चलिया, बिना चलिया। हम क्या करें, क्रिया के साथ यदि आप कौन और किसने शब्द करेंगे तो आपको उद्देश्य मिलेगा। हमने कहा चलिया, कौन चलिया, बिना चलिया, तो बिना आपका क्या उद्देश्य, इसको ऐसे पहचान सकते हैं। वही हम विधेय की बात करें, अगर आप विधेय विधेय भी आपका क्या हो सकता है, देखो विधेय भी एक शब्द का हो सकता है, विधेय आपका एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक का भी हो सकता है। हमने आपसे कहा इसमें आप क्या करेंगे, क्रिया के साथ आप क्या करेंगे, कब, कहाँ, कितना, कैसे और क्यों, ये शब्द करने से आपको जो उत्तर मिलेगा वो उसका विधेय का विस्तारण होगा। हमने कहा क्रिया चलिया, कैसे चलिया, जल्दी चलिया, यहाँ पर यही तो ना, जल्दी चलिया, जल्दी। तो यहाँ पर विधेय का विस्तार क्या है, जल्दी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? यहाँ पर पूछा सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सुमित्रा नंदन की कृति हम जान लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर हम आप बात करें, वीणा इनकी एक कृति है, क्लियर। बल्लभ सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। इसके अलावा इनकी कृति को हम देखें, गुंजन किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत की इंपॉर्टेंट है। युगवाणी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। युगवाणी किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके अलावा युगांतर सुमित्रा नंदन पंत की एक कृति है। और ये आपका पूछा जा चुका है, लोकायतन, लोकायतन किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। रश्मि बंधु, रश्मि बंधु याद रखेंगे, ये सुमित्रा नंदन पंत की एक कृति है। गीत हंस याद रखेंगे, गीत हंस सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्ति कृति है। इसके अलावा स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि ये भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे, एटलीस्ट इतनी तो याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब बीड़ा इनकी है, पल्लव बल्लभ भी है, पल्लव भी है और आपका स्वर्ण धूलि भी है। ये तीनों ही सुमित्रा नंदन पंत की कृति हैं, जबकि आपका कुरुक्षेत्र सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। तो कुरुक्षेत्र इनकी नहीं है, तो कुरुक्षेत्र है किनकी, क्लियर, ये तो हमें पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र है किनकी। कुरुक्षेत्र आपकी रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है। किनकी है, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और रामधारी सिंह दिनकर की इसके अलावा और कृति देखें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आप याद रखेंगे रेणुका, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है। इंपॉर्टेंट है उर्वशी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है। रश्मि रथी, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम किनकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके अलावा याद रखेंगे आपकी नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर। बापू इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर। और आपकी धूप छांव, क्लियर, धूप छांव रामधारी सिंह दिनकर, बापू रामधारी सिंह दिनकर, नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर, इनको याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। फिर अगेन ये वाक्य का आ गया। अगर हम वाक्यों के भेद देखें, अब संयुक्त वाक्य का यहाँ पर प्रश्न है। वाक्य का अगर हम देखें तो वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य आपके तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए, एक आपका हो गया सरल वाक्य, सरल वाक्य।
दूसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो सरल भी है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा वाक्य होता है आपका मिश्रित वाक्य। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सरल वाक्य क्या होता है? एक कर्ता हो, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता हो और आपकी एक क्रिया हो। खत्म। क्लियर? एक वाक्य, एक कर्ता हो किसी वाक्य में और एक क्रिया है, तो वो आपका सरल वाक्य हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चा दूध पीता है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बच्चा दूध पीता है। दूध कौन पीता है? बच्चा पीता है, तो एक कर्ता और पीता है एक क्रिया। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा? सरल वाक्य हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है, ये इसको और भी आगे विस्तारित किया जा सकता है। जैसे कि हम कहें अच्छा बच्चा मीठा दूध पीता है। मीठा दूध पीता है। बड़ा वाक्य हो तो घबराना नहीं है। देखो, पीता है एक ही तो क्रिया है, और अच्छा बच्चा एक ही तो बच्चा है, तो एक ही तो यहाँ पर आपका करता है। अब अच्छा बच्चा ये इसकी विशेषता है, दूध कैसा है? मीठा, ये इसकी विशेषता है, इससे घबराना नहीं है। तो भी आपका क्या है? ये सरल वाक्य है। इसके अलावा संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य हो। ये दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं और दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य, दो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हो तो वो आपके क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और ये जुड़े किससे होते हैं? ये इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रख सकते हैं, इनको किंतु से जुड़ा होता है। परंतु अगर आपको मिल जाए तो ये संयुक्त वाक्य होता है। पर आप ले सकते हैं, इसलिए, और, या, ये सब क्या है? ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहचान क्या आप याद रख सकते हैं ना, कि दो वाक्य उपवाक्य होंगे, दोनों के अपने अपने अर्थ होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका, जल्दी ना उठ सका। अब देखो यहाँ पर दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य हैं। ठंडी हवा चल रही थी एक अपने आप में वाक्य, क्योंकि यहाँ पर थी क्रिया आ गई, सहायक क्रिया, तो एक ये उपवाक्य हो गया। और मैं जल्दी नहीं उठ सका, यहाँ पर एक वाक्य हो गया। दोनों ही अपने आप में अलग है। अगर हम इस वाक्य को ना बोलें, ये पूरे वाक्य को मैंने बोल दिया ठंडी हवा चल रही थी, अपने आप में बात खत्म हो गई, आपको फील नहीं हो रहा कि आगे कुछ और हो, नहीं, ठंडी हवा चल रही थी बस। तो ये अपने आप में क्या है? एक उपवाक्य स्वतंत्र है। इसलिए मैं उठ नहीं सका, मैं उठ नहीं सका, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य, इसको जरूरत नहीं है इसको किसी पूरक वाक्य की। और यहाँ पर ये ट्रिक भी आ गई आपकी, इसलिए। तो ये क्या हो गया? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य क्या होता है? इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, उपवाक्य, और एक आपका आश्रित वाक्य होता है। एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक, याद रखनी है, आश्रित वाक्य होते हैं। ठीक, ये जो आश्रित उपवाक्य होगा वो मुख्य उपवाक्य पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि, क्या कह सकता हूं कि, यह मेरा पेन है। ठीक। अब आप देखो, मोस्टली क्या होती है, ये की से जुड़े होते हैं, ये तो की फैक्ट हो गया, ये ट्रिक हो गई। अब आप पहले वाक्य को बोले, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना बोल के आप रुक जाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आगे तो आपको लग रहा है भैया क्या कह सकते हो, कुछ तो कह सकते हो ना, यानी कि इसके बाद एक वाक्य और होना चाहिए। तो ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अब आप कहेंगे ये मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा? एक आश्रित वाक्य हो गया, यहाँ पर एक स्वतंत्र प्रधान वाक्य हो गया। समझ में आया? तो क्या होते हैं, और ये की से जुड़े होते हैं, ये याद रखेंगे, या कोमा से भी जुड़े होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये वाक्य समझ में आ गए। सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, हम लोगों ने नॉर्मली अपनी भाषा में समझ लिया। अब हम देखते हैं, प्रश्न आराम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो हमने पूरा डिटेल समझा दिया। अब इसमें होता क्या है कि दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं,
तो इसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य नहीं होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, ये गलत है। एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ये किसमें होता है? ये तो मिश्रित उपवाक्य में होता है। मिश्रित में होता है, ठीक है। ये किस में होता है? मिश्रित वाक्य में होता है। क्लियर है? ये तो मिश्रित वाक्य में होता है, ये यहाँ पर नहीं है। वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है? नहीं, इसमें तो दो क्रियाएं होती हैं, दो से अधिक भी हो सकती है। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं और दोनों ही उपवाक्य आपस में स्वतंत्र होते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अभी अभी हम लोग जाना और से जुड़े होते हैं, किंतु अथवा, इसलिए इन चीजों से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाक्य भी अगर पूछा जाता तो आप आसानी से कर सकते थे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? ये फिर अगेन क्रिया का आ गया। क्रिया का वो जो हमने रूप देखा था, क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया के हम लोग सकर्मक रूप और अकर्मक रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया को देखें तो आपके सकर्मक क्रिया होती है और एक आपकी होती है अकर्मक क्रिया। सरल है क्वेश्चन। अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानना अपने आप में सरल है। देखो, पहले इसको अगर हम डेफिनेशन में इसको पिरोएं तो डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? जिस क्रिया के व्यापार का फल, आप डेफिनेशन में इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो डेफिनेशन ही देकर पूछा है ये इंपॉर्टेंट है। जिस लिख सकते हैं जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। क्लियर? वो आपका क्या होगा? वो आपका सकर्मक क्रिया होगा। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें, उदाहरण की बात करें तो हमने कहा मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता है। दूध कौन पीता है? ठीक है, मोहन दूध पीता है। तो दूध पीता है, पीता आपका क्या है? सकर्मक क्रिया। कौन पीता है? दूध मोहन पीता है। तो इसका पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पीता आपका सकर्मक क्रिया है, याद रखेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है? और हमने बताया ना ट्रिक, एक जीने के लिए अगर हम कुछ क्रिया करें तो पीना में अगर है दूध तो हमें जीना है ना, जीने के लिए पीना पड़ेगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? इसको लिख सकते हैं जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। ये तो अकर्मक हो गया, ये सकर्मक का हमने बता दिया। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी। यहाँ पर आप लिखेंगे जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। ठीक है, सॉरी, किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। कर्म पर पड़े, यहाँ पर हमने बता दिया। जैसे कि हमने लिखा मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता है, मोहन क्या पीता है? दूध पीता है। ठीक है, अब ऐसे हम बोले मोहन पीता है। अगर आपने बोल दिया मोहन पीता है, मोहन पीता है, आपके मन में आ रहा होगा भैया मोहन पीता है, मोहन क्या पीता है, कुछ तो बताओगे। तो पीने का फर्क आपका क्या पड़ रहा है? प्रभाव आपका किसमें पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। और हमने बताया था ना कि सकर्मक क्रिया जब जीने के लिए कुछ करें तो आपका क्या होगा? सकर्मक क्रिया। तो ये आपका किस पे फल पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो सा माने सहित, कर्म माने कर्म, जिसमें कर्म हो वो आपका सकर्मक होता है, ऐसे भी याद रखेंगे। और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वो आपका क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। इसका उदाहरण देखें तो हमने लिखा राधा हंसी। हंसी, हंसी कौन? राधा हंसी। तो यहाँ पर कर्म की तो जरूरत नहीं। और हमने बताया कि जितनी भी हमारी नेचुरल एक्टिविटी होती है, जैसे हंसना, सोना, रोना, चलना, इसमें कर्म की जरूरत कहाँ होती है? हंसना, इनमें कर्म की कहाँ जरूरत है? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये आपका क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, काम क्रिया करे और फल कर्ता पर ही पड़े, तो वो आपका क्या होता है? कर्ता पर फल पड़े तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि कर्म पर पड़ता तो आप सकर्मक करते। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? आप जानते हैं के लिए, किसी के लिए कुछ करना। तो
के हेतु, ये सब क्या है आपका संप्रदान कारक होता है। क्लियर हुआ। अगर हम कारक की बात करें, कारक कारक के कितने भेद होते हैं ये पूछा जाता है, तो कारक के 8 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वो कौन कौन से भेद होते हैं? आपका होता है कर्ता कारक, ये याद होनी चाहिए, कर्ता कारक। दूसरा होता है आपका कर्म कारक। तीसरा होता है आपका करण कारक, करण कारक। चौथा आप लिख लेंगे आपका करण कारक, अपादान कारक, अपादान कारक। पांचवा आप लिख लेंगे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। छठा लिख लेंगे आप संबंध कारक, संबंध कारक। सातवां आप लिख लेंगे संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। और आठवां आप लिख लेंगे संबोधन कारक। क्लियर? संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं, याद होंगे, और याद आपको होंगे भी, पता भी होगा। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह की बात करें तो इसका ने विभक्ति चिन्ह होता है। और याद रखना, ये ने इस्तेमाल उन्हीं वाक्यों में होता है, भूतकाल के वाक्यों में इस्तेमाल होता है, ये अशुद्ध अशुद्ध वाक्यों में इस्तेमाल होता है, भूतकाल के वाक्यों में होता है। जैसे हमने लिखा राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। क्लियर? अब देखो ना, खाना खाया, अगर हमने ने विभक्ति का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये वाक्य भूतकाल का होगा, याद रखना। अगर हम ये प्रेजेंट में लिखते हैं तो ये हम इसको लिखते राम ने खाना खाता है, राम ने खाना खाता है, अपने आप में गलत लग रहा है ना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर या तो इसको विभक्ति का लोप कर दो, या तो इसे नहीं विभक्ति का लोप कर दो, या तो इसको। अब ये देखो अपने आप में ठीक हो गया, विभक्ति हटा दी हमने, राम खाना खाता है, बिल्कुल ठीक है। ने अगर लगा देते तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ने विभक्ति का इस्तेमाल भूतकाल के वाक्यों में होता है। ये बात समझ में है, इंपॉर्टेंट है। कर्म कारक की बात करें तो इसका को विभक्ति चिन्ह होता है, करण का होता है से या के द्वारा होता है। क्लियर? किसी की साधन की बात करें, अपादान का मतलब होता है अलग होना, तो से इसका होगा, और अलगाव के सेंस में ये अपादान कारक होगा। अधिकरण का मतलब होता है किसी में, पर, भीतर, ये आपके अधिकरण बताते हैं। संबंध का मतलब होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये लगे होंगे, ये आपके क्या होगा, संबंध कारक होगा। संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना, हेतु के वास्ते, है ना, मैं आपके वास्ते यहाँ पर आया हूँ, तो ये आपका संप्रदान कारक होगा। संबोधन में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जैसे कि हे, ओह, अरे, ये सब क्या है, ये आपके हो गए संबोधन कारक। उम्मीद करता हूँ कारक समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? शब्द का इस्तेमाल एक बार होगा, बट उसको हर बार उसको अलग अलग अर्थ में लेंगे। जैसे कि सुमिरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी और चोर, ये आपका क्या है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। एक शब्द एक जगह चिपका होगा, उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। सुमिरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी और चोर, सुमिरन का मतलब एक कवि के लिए हो गए अच्छे शब्द। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, चोर, एकदम सोना खजाना ढूंढता फिरे, चोर, चोर के लिए। और व्यभिचारी मतलब एक, सुमिरन का मतलब एक सुंदर स्त्री ना, जो भोग विलासी होता है, वो सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। अगर हम अलंकार की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर अलंकार को डिस्कस करें, तो अलंकार मूल 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं ये जानना जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका डीप क्वेश्चंस। पहला इसका अगर हम भेद देखें तो आप देखेंगे, पहला होता है शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार लिख लेंगे, यहाँ पर शब्दा अलंकार लिखेंगे, शब्दा अलंकार। ठीक, शब्दों के माध्यम से श्रृंगार, एकदम रूप, एकदम चमत्कार आए शब्दों के माध्यम से। और शब्दा अलंकार आपके 3 होते हैं। शब्दा अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसके भी 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से, ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है ना। तो आप याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार आपका शब्द अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार आपका शब्द अलंकार है, याद रखेंगे। यमक अलंकार आपका शब्द अलंकार है, याद रखेंगे। और श्लेष अलंकार आपके शब्द अलंकार है। ये 3 आपके शब्द अलंकार होते हैं।
अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, एक ही वर्ण कई बार इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके क्या होते हैं, अनुप्रास अलंकार होते हैं। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक हो। इसमें क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अनुप्रास में वर्ण आते हैं एक से अधिक बार। श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द आता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और एक शब्द आता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं, जो यहाँ पर डेफिनेशन में पूछा गया था। इसके अलावा होता है दोस्तों अर्थालंकार। दूसरा कौन सा प्रकार होता है अलंकार का, अर्थालंकार। क्लियर। अर्थालंकार अपने आप में बहुत होते हैं, ये लगभग 100 के करीब होते हैं। इसके अंतर्गत मेन मुख्यतः जाने तो आपका उपमा अलंकार आपका क्या है, अर्थालंकार, इसको अर्थ से समझते हैं, ये अर्थ देते हैं, अर्थ के माध्यम से समझते हैं, और इनको शब्द वालों को शब्दों के माध्यम से प्रोया जाता है या सजाया जाता है। रूपक अलंकार आपका अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका अर्थालंकार है। क्लियर है। एक इसके अलावा उल्लेख अलंकार याद रखेंगे, और आपका भ्रांतिमान अलंकार याद रखेंगे, है ना। और आपका ऐसे व्यतिरेक, मतलब आप याद रखेंगे कि शब्दालंकार को छोड़कर बाकी जो अलंकार के प्रकार होंगे वो आपके अर्थालंकार होंगे। शब्दालंकार मात्र 3 है, ये याद रख लेंगे, बाकी आपके अर्थालंकार होंगे। तीसरा इसका प्रकार होगा यहाँ पर उभया अलंकार। एक और अलंकार का प्रकार बताया गया, उभया अलंकार। उभया अलंकार वो होते हैं जब किसी वाक्य में या रचना में दो या दो से अधिक अलंकार हों। जब दो या दो से अधिक अलंकार का इस्तेमाल हो तो वहां पर उभय अलंकार होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका संकर उभय अलंकार और संश्रेष्ठी उभय अलंकार। क्लियर है, ये याद रखेंगे, इतना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। चलिए ये भी समझ लेते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, पत्र क्या होते हैं, ये समझते हैं। सरल है, इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं कि कौन से पत्र औपचारिक होते हैं और कौन से पत्र अनौपचारिक होते हैं। अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, जिसमें से आपका एक होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इसे हम कहें फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, और इसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। देखो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, ये बस एक बार में समझो और इसको खत्म करो। आपके जितने भी व्यावसायिक पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र आपके, अगर आप कोई व्यवसाय के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, याद रखना, ठीक है। यदि आप कोई व्यापार के लिए लिखते हैं तो जितने भी आपके व्यापारिक पत्र होते हैं, क्लियर है, व्यापारिक पत्र आपके औपचारिक पत्र होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जितने भी आप कार्यालय पत्र लिख रहे हैं, कार्यालय पत्र, कार्यालय वाले पत्र आपके ऑफिस ऑफिस वाले जो लेटर होते हैं वो आपके औपचारिक लेटर के अंतर्गत आते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। कोई भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, किसी से कोई प्रार्थना करने के लिए लिख रहे हैं, तो आपके स्कूल की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये सभी प्रार्थना पत्र आपके क्या है, औपचारिक होते हैं। यदि कोई आवेदन के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र, ये सभी आपके क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, याद रखना। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी आपके पर्सनल लेटर, आपके व्यक्तिगत पत्र आपके अनौपचारिक होते हैं। आपने किसी अपने परिवार को लिख रहे हैं, पारिवारिक पत्र आपके क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। क्लियर है। और आपने किसी संबंधियों को पत्र लिखना हो, संबंधियों को पत्र लिखना हो, दोस्तों को पत्र लिखना हो, ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। उम्मीद करता हूँ इन कॉन्सेप्ट से आप खत्म कर देंगे। व्यवसाय के लिए पत्र, व्यापारिक पत्र, कार्यालय वाले जितने भी ऑफिस पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, ये आपके औपचारिक होते हैं, जबकि व्यक्तिगत, पारिवारिक और संबंधियों के पत्र आपके अनौपचारिक होते हैं। अब आप प्रश्न आराम से कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। औपचारिक नहीं है यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा पत्र अनौपचारिक है। अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक संस्था हो गई, तो ये आपका औपचारिक पत्र हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया या फॉर्मल लेटर हो गया। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाले विधायक, ये एक पर्सनल पत्र के अंतर्गत आ गया, या आपका पारिवारिक पत्र हो गया, तो ये आपका अनौपचारिक पत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका अनौपचारिक है। भाई आप देखें, पुस्तकें मंगवाने के लिए, पुस्तक विक्रेता के लिए
पत्र, ये भी आपका एक व्यावसायिक पत्र हो गया, तो ये आपका तो औपचारिक हो गया। अवकाश के लिए विद्यालय के आचरण पर आवेदन पत्र, ये आपके क्या होते हैं, पहले ही हम लोगों ने बता दिया, उन नामों से ही बता सकते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, औपचारिक हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाकी ये अब आप आराम से कर सकते हैं कौन सा किस प्रकार का पत्र है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। संधि पूछा है कि कौन सी अशुद्ध है। तो संधि को अगर हम चर्चा में लें, हम लोग डिस्कस करते हैं संधि। अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि आप जानते हैं कि संधि के पहले क्या होता है, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। किनका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, इस बात को याद रखेंगे। वर्णों का मेल होने से शब्द बनते हैं, तो वो आपका संधि होता है। संधि का अगर विलोम पूछा जाए, तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जबकि समास का अगर पूछा जाए तो विग्रह होता है, वो कंफ्यूज न करना, पूछा जाता है। संधि की अगर हम बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इनको अगर हम चर्चा में लें तो आप बताएंगे। पहली होती है आपकी स्वर संधि। कौन सी होती है, स्वर संधि। दूसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग, हाँ, विसर्ग नहीं यहाँ पर लेंगे, दूसरे रूप में आप लेंगे व्यंजन संधि, और तीसरे रूप में लेंगे आप विसर्ग संधि। क्लियर है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि की बात करें, ये पूछा जाता है स्वर संधि भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि पुनः 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से भेद होते हैं ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। स्वर संधि की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आता है आपका दीर्घ संधि। क्लियर है, दीर्घ संधि। दूसरे नंबर में हम लेंगे गुण संधि। तीसरे में लेंगे हम आपकी वृद्धि संधि, और चौथे की अगर हम बात करेंगे यड़ संधि, और पांचवें में जो होगी वो आपकी अयाधि संधि होगी। अब यहाँ पर हम पूरी संधि पढ़ाने के लिए नहीं बैठेंगे, आपको मेन मेन बता देते कि याद क्या रखेंगे यहाँ पर, कि दीर्घ संधि में 2 वर्णों के मिलने से क्या बनता है, वो एटलीस्ट याद यहाँ पर करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखो, दीर्घ संधि में बनता क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। दीर्घ संधि में आपके जब 2 वर्ण मिलते हैं तो आपका आ बनता है। ठीक है, अभी बता देंगे ये किससे, ई बनती है, उ बनता है, आपके दीर्घ व्यंजन बनते हैं। मूलतः दीर्घ व्यंजन यही तो है, आ ई उ आपके दीर्घ व्यंजन होते हैं। इसके अलावा इसमें री बनता है। क्लियर है। गुण संधि में क्या होता है, गुण में आपका ए बनता है। जब भी आपको किसी शब्द में ये ए की मात्रा दिखे तो आप कह देंगे वो गुण संधि है। क्लियर है। अगर आपको इसमें और आपका ओ बनता है, अगर आपको वर्ण में ओ मिल रहा है, ओ की मात्रा मिल रही है, तो वो आपकी गुण संधि होगी, ऐसे याद रखेंगे। ये पहचानने के लिए ट्रिक है, और जिसमें ये रा की मात्रा हो ना, रेफ वाला रा की मात्रा हो, तो अर आपकी मात्रा हो ना, जैसे कि महर्षि, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर गुण संधि है। वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि, और बड़ा बन जाए। वृद्धि में आपका आय बनता है। यदि किसी शब्द में आय की मात्रा चढ़ी हुई है तो आप कहेंगे वो वृद्धि संधि है। अगर किसी शब्द में औ की मात्रा चढ़ी हुई है, औ की, तो वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। क्लियर है, जहां पर 2 वर्ण मिल रहे हैं वहां की हम बात करें। यड़ संधि में हमने बताया था कि यड़ में या और वा बनता है। इनके जितने भी रूप होते हैं, या के जितने भी रूप हैं, जैसे कि यू, ई, या, यो, है ना, ऐसे कहीं वी, वा, ऐसे कई रूप, इनके सारे रूप क्या होते हैं, आपके यड़ संधि होते हैं। ठीक है, यड़ संधि होते हैं, याद रखना। अयादि संधि में क्या बनता है, अयादि में आय, यादि और आओ, ये बनते हैं, और इनके जितने भी रूप मात्राओं वाले बनते हैं ये याद रखेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखो, अगर हम दिगंबर को देखें, अगर हम दिगंबर को देखें तो दिगंबर आपका मिलकर बना होता है दिक प्लस अंबर से। ठीक, दिक और अंबर से मिला, ये आपका क्या व्यंजन है और ये आपका स्वर। तो जब आपका व्यंजन मिल रहा है तो ये आपका क्या व्यंजन संधि है, ये अपने आप में ठीक है। महारवड़ का देखें, महारवड़ को अगर आप देखेंगे, महारवड़, तो महारवड़ का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस अरवड़। तो आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर ये बड़ा आ बना रहा है। और बड़ा आ किस में बनता है, हम लोगों ने जाना था बड़ा आ आपका दीर्घ संधि में बनता है, तो ये अपने आप भी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि सदैव
सदैव। हमने पहले ही बता दिया कि आपको अ की मात्रा मिले, तो जब आपको अ की मात्रा मिले तो आप समझ जाएंगे वहां पर क्या होगा, आपकी वृद्धि संधि होगी। अ की मात्रा मिलने पर वृद्धि संधि होगी, ये हमने पहले ही ट्रिक बता दी। अ की मात्रा मिले या औ की मात्रा मिले, लेकिन अगर आपके इसका विच्छेद करें तो ये सदा प्लस ए मिलेगा, अर्थात आ और ए मिलने पर अय बनता है, ये याद रखेंगे, मतलब अय बनता है, इसको याद रखेंगे। भाई हम बनोत्सव की देखें तो बनोत्सव का विच्छेद करें तो आप लिख सकते हैं वन प्लस उत्सव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आ और उ मिल रहा है, आ और उ मिलकर क्या मिल रहा है, ओ बन रहा है। तो आ और मिलकर ओ बनता है, और ओ किस में बनता है, ओ किस में बनता है, हमने क्या बताया, ओ तो आपका गुण संधि में बनता है, बताया था ना। ओ और ए किस में बनता है, ये आपके गुण संधि में बनता है। तो ये आपका दीर्घ संधि ना होकर ये आपका गुण संधि होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि यही आपका गलत है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किस निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जब हम किसी स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, उसे कहते हैं हम लोग अनुनासिक। क्लियर, अनुनासिक को हम लोग डिनोट करते हैं चंद्र बिंदु से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, अनुनासिक को कहते हैं चंद्र बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हम अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार में जो बिंदी वाला होता है ये आपका अनुस्वार होता है। और एक बात वो याद रखना, जितने भी चंद्र बिंदु वाले होते हैं ये आपके हिंदी का शब्द है, ये आपका हिंदी का होता है, अर्थात ये सभी आपके तद्भव तद्भव होते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं, जबकि अनुस्वार बिंदु वाले शब्द आपके क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। ये संस्कृत का एक शब्द है, यह क्या होते हैं, आपके तत्सम होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इनका उच्चारण केवल और केवल नाक से होता है। इनका ये भी इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, केवल नाक से होता है, इस बात को याद रखेंगे। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार आपका एक अयोग भाग के अंतर्गत आता है। अनुस्वार आपका अयोग भाग होता है, और अयोग भाग की बात करें तो ये संख्या में दो होते हैं। कौन कौन से, एक आपका अंक की बिंदी वाला और आपका आहा की बिंदी वाला अनुस्वार होते हैं। इसको हम अंक की बिंदी वाले को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। आहा की बिंदी वाले को सॉरी विसर्ग बोलते हैं, जबकि अंक की बिंदी वाले को अनुस्वार बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, नुक्ता किसे कहते हैं, जैसे कि हमने लिखा खजाना, खजाना में ये जो बिंदी होती है ये आपके इसको नुक्ता बिंदी बोलते हैं। रेप की बात करें, रेप क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हम एक पॉइंट जान लेते हैं, रा के रूप देख लेते हैं। रा के रूप, रा को कितने फॉर्म में हम लिखते हैं इस बात को देखेंगे। रा के चार रूप होते हैं, ये पूछा जाता है रा के कितने रूप होते हैं, रा के चार रूप होते हैं। क्लियर, चार रूप होते हैं रा के। पहले की अगर हम बात करें, रा का रूप होता है ये मात्रा वाला, जिसे हम बोलते हैं रेप। ये रेप की मात्रा कब चढ़ाई जाती है, इस पर चर्चा करें तो इंपॉर्टेंट है। जब आपका स्वर रहित रा, ठीक है, रा के रूप की बात देख रहे हैं, पहला आपका क्या होता है, ये तो आपका रेप हो गया। रा का पहला रूप देखेंगे तो जब आपका स्वर रहित रा आ से जुड़ा होता है तो ये नॉर्मल रा बन जाता है। एक तो आपका रा का रूप रहा ये, दूसरा रूप रा का रहता है आपका ये रेफ वाला। क्लियर, दूसरा रूप क्या होता है, रेफ वाला रा होता है। ये कब चढ़ता है ऊपर, ये देखें, जब स्वर रहित रा किसी व्यंजन से पहले आता है, ठीक है, किसी व्यंजन से पहले आता है तो ये आपका क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। याद रखना, किसी व्यंजन से पहले स्वर रहित रहा है तो ये ऊपर चढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देखें, और ये किसी व्यंजन से पहले आ गया तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इस तरह से हो जाएगा पहला रूप। दूसरे रूप की अगर हम बात करें रा की, तीसरा रूप की अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं पदेन। पदेन का मतलब होता है पैर या पद पर। जब रा पद पर चढ़ाओ, और पदन में क्या होता है, एक ये वाला रा होता है और एक ये ट्रा वाला रा होता है ना, ये आपके दोनों ही पदेन रा होते हैं। इस रा की अगर हम बात करें, ये कब लगता है, जब स्वर रहित वर्ण हो, जब कोई वर्ण आपका स्वर रहित हो और उस पर
स्वर रहित रा जुड़े, समझ रहे हो क्या है? स्वर रहित व्यंजन, और ये आपका क्या है? स्वर सहित रा। जब पूरा रा कहें अल्टीमेटली अपनी भाषा में, या स्वर सहित रा किसी स्वर रहित व्यंजन में जुड़ता है बाद में, तो ये इसके पैर पे आता है, तो ये इसका ये हो जाता है। और प्रा का मतलब क्या होता है? प्रा का मतलब होता है यहाँ पर आधा पा है और पूरा रा है। जैसे कि आपसे पूछा जाए प्रकाश, प्रकाश का अगर हम शब्द विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें, तो आपको पा यहाँ पर मिलेगा और रा आपको यहाँ पर मिलेगा। पा आपका आधा होता है, और जो दूसरा होता है पदेन, ये वाला रा, ये जैसे कि हम बात करें, ये क्या होता है? ये गोल वर्ण में लगता है, ठीक, इनका इस्तेमाल गोल वर्ण में होता है और उनका नॉर्मल में होता है। तो गोल वर्ण में मतलब का, जैसे कि कहें आप देखें ट्रक, है ना, ट्रक आपका गोल है, ड्रम आपका गोल है। ड्रम को अगर उनका ट्रक में और ड्रम में टा आधा होता है, ये याद रखेंगे, और प्लस रा होता है, इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस युग में अशुद्धि है? यहाँ पर क्या पूछा है? अशुद्धि पूछा है, और ये समाज का पेपर है, मतलब समाज से पूछा हुआ प्रश्न है। अगर हम समाज को डिस्कस करें, अगर आपसे पूछा जाए समाज की संख्या कितनी होती है, समाज के भेद अगर पूछे जाए, तो समाज के 6 भेद होते हैं। समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समाज में क्या होता है? इनमें शब्दों का मेल होता है, याद रखेंगे। किनका मेल होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। समाज का अगर विलोम शब्द पूछा जाता है, तो समाज का होता है विलोम शब्द विग्रह होता है, याद रखेंगे। क्लियर है? जबकि संधि का होता है विच्छेद होता है। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें अगर हम लोग चर्चा करें, तो आप लेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक, एक होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा होता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। और पांचवा आपका होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि इस तरह से लिखा जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। देखो एक बात बता दें, जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं, समास शब्द होते हैं, वो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। वो कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं, याद रखना। योग रूढ़ शब्द सभी आपके बहुव्रीहि होते हैं, इस बात को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें, इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। आपने देख लिया कि समाज के 6 भेद होते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये आप लोग जानते भी होंगे। अब अगर अगर हम लोग बात करें अव्ययी समास की बात करें, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, एक एक पॉइंट जान लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतने से ही आप काम हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की बात करें, इसका फर्स्ट पद प्रधान होता है। क्लियर? इसका पहला पद प्रधान होता है, और ये पहला पद कैसा होता है? ये आपका अव्ययी होता है। क्लियर? एज अ उपसर्ग के रूप में ये जुड़ा होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सेकेंड पद इसका जो होता है वो एक संज्ञा शब्द होता है। क्लियर है? पहचान लेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समाज है जिसका पहला पद भाव प्रधान होता है, अव्ययी होता है, तो आप कहेंगे अव्ययी भाव समास होता है। नाम में आ रहा है अव्ययी। ठीक है, जैसे कि हम बात करें प्रतिदिन, क्या है आपका? अव्ययी सम। प्रति यहाँ पर एक उपसर्ग लगा हुआ है, और ये आपका मेन होता है, और ये अव्ययी, इसको बदल नहीं सकते। आजन्म, आजन्म आपका एक उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है? ये आपका अव्ययी भाव समास है। समक्ष अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम चर्चा में लें तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास। क्लियर? तत्पुरुष समास की बात करें, तो इसका अंतिम पद प्रधान होता है, इंपॉर्टेंट है। अंतिम पद प्रधान, ये डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है। तो ऐसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो, वो आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने लिखा गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का मतलब क्या है? गगन को चूमने वाला। क्लियर? गगन को चूमने वाला। ये जो दूसरा पद है, अंतिम पद है,
ये प्रधान होता है। तो ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर है। बाकी अगर इसे भी पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास कर्म के आधार पर इसके पुनः 6 भेद होते हैं। क्लियर। कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के? 6 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वो 6 भेद कौन कौन से हैं? आपका कर्म तत्पुरुष, देखो कर्म कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दें, बाकी सभी कारक आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनकी जो विभक्ति होती है वो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद कर लेंगे, कर्म कारक हो गया, करण कारक तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया, और आपका अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करें चिड़ी मार, ठीक है, हमने बोल दिया है वो आप लिख लेंगे। चिड़ी मार को आप लिखेंगे चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। को शब्द आया, को किसकी विभक्ति होती है? को तो आपका कर्म कारक की विभक्ति है। इस प्रकार आपका इनका जब शब्द विग्रह करेंगे तो यहाँ से आपका जो इन पे विभक्ति मिलेगी उसी के आधार पर ये प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने लिखा करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, तो ये आपका करण तत्पुरुष हो गया। हमने बोला शिवर्पण, हमने बोला शिव अर्पण। शिव अर्पण का मतलब क्या? शिव के लिए अर्पण या शिव को अर्पण, किसी को लिए अर्पण कर दें तो संप्रदान कारक हो गया। इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके होंगे क्या होता है। क्लियर है। तत्पुरुष समास आप समझ चुके हैं। अगर हम कर्मधारय समास की बात करें, कर्मधारय समास, कोई शब्द कर्मधारय है या नहीं है इसको कैसे पहचानेंगे? देखो कर्मधारय में क्या होता है, इसका प्रथम पद विशेषण होता है। इंपॉर्टेंट है। यदि किसी शब्द का प्रथम पद विशेषण है, प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद विशेषण होता है। और सेकेंड पद क्या होता है? सेकेंड पद इसका विशेष से होता है। क्लियर। विशेष होता है या फिर ये विशेष आपका क्या होता है? संज्ञा होती है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करें महाकवि, देखना ये इसको समझ सकते हैं। महाकवि, अगर हम इसका विग्रह करें तो कहेंगे महान है जो कवि, महान है जो कवि। कवि आपका क्या? संज्ञा शब्द है, और इसकी विशेषता क्या है? ये आपका महान है। देख रहे हो? तो पहला पद क्या होता है? एक विशेषण होता है, और अंतिम पद एक संज्ञा है। कवि अपने आप में संज्ञा है, ये आपका विशेष है। तो कवि की विशेषता क्या है? वो महान है। तो इस प्रकार के ये शब्द क्या होते हैं? कर्मधारय समास होते हैं। आराम से आप बता सकते हैं इनको। ठीक है। वही दूसरा अगर हम अगला प्रकार करें, बात करें, तो हम लोगों ने देखा था द्विगु समास। द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है? प्रथम पद कोई संख्या होता है, इसके प्रथम पद संख्या होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर संख्याएं बता दी जाएं तो वो आपका संख्या शब्द होता है। जैसे कि अगर हम बात करें चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों वाला रास्ता। ऐसे ही अगर हम बात करें सतसई, सतसई का मतलब होता है 700 दोहा का समूह, 700 दोहा का समूह। तो जहां पर संख्याएं बता दी जाएं वो आपका द्विगु समास होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की अगर हम बात करें, द्वंद्व समास वो समाज होते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा समाज जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान या मुख्य होते हैं, वो आपके द्वंद्व समाज होते हैं। इसको आराम से आप कर सकते हैं। क्लियर है। दोनों पद समाज प्रधान होते हैं, और दोनों ही पद कैसे होते हैं? या तो ये दोनों पद संख्या होंगे, संज्ञा होंगे, या फिर ये दोनों ही पद अपने आप में विशेषण होंगे। इससे भी पहचान सकते हैं, दोनों शब्द संज्ञा हो सकते हैं, दोनों शब्द विशेषण हो सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और ये इनकी पहचान के लिए ये और से जुड़े होते हैं, इनका विग्रह करेंगे। या शब्द से जुड़े होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह होता है, वो आपके क्या होते हैं? समास होते हैं। समझ में आ गया। अगर इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट करें द्वंद्व समास की, क्लियर, और क्या डीप में पूछा जा सकता है? द्वंद्व समाज की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समाज के 3 भेद होते हैं। इसमें आपका इतरेतर द्वंद्व होता है, एक आपका इतरेतर द्वंद्व होता है, दूसरा आपका होता है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व होता है, और तीसरा होता है आपका वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। क्लियर। द्वंद्व भी 3 प्रकार के होते हैं, इतरे, समाहार और वैकल्पिक। ये कौन कौन से होते हैं? इनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमने बताया इतरेतर समास के अंतर्गत कौन से आएंगे, या इतरेतर द्वंद्व समास कौन से आएंगे। जैसे हमने बोला राम लक्ष्मण। क्लियर।
राम और लक्ष्मण दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द हैं, एक जैसे हैं। ठीक है। नमक मिर्च ये आपका इतरेतर हैं। क्लियर। संज्ञा शब्द है, इतरेतर है, और दोनों ही क्या होते हैं, अपने आप में समान होते हैं। ठीक है, समान महत्व के। इतरेतर का मतलब होता है समान महत्व के, दोनों ही समान महत्व के, यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं। क्लियर। अब समाहार का मतलब क्या होता है, समाहार का मतलब होता है कहा सुनी। और जैसे कि अगर हम बात करें कहा सुनी, आपका क्या है, समाहार। दाल रोटी, पहचानेंगे कैसे, देखो इनके अलग अलग अर्थ करें, इनको अलग अलग इनके अर्थ होते हैं, बट इनका एक तीसरा सेंस भी होता है, इनका एक अलग सेंस भी मिलता है। कहा सुनी का मतलब क्या है, देखो कहा और सुनी अलग है, लेकिन कहा सुनी का मतलब क्या है, कहा सुनी का मतलब आप ले सकते हैं झगड़ा से, एक अलग इसका अर्थ निकला है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे समाज आपके समाहार होते हैं। अगर हम दाल रोटी की बात करें, दाल का मतलब अलग दाल है और रोटी का मतलब अलग रात है, लेकिन दाल रोटी का मतलब क्या, एक अलग सेंस लग रहा है, इसको हम भोजन भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के शब्द समाज आपके क्या होते हैं, समाहार समाज होते हैं। वैकल्पिक में की अगर हम बात करें, वैकल्पिक में इनके सामने अगर विक्रय करने पर या और अथवा का इस्तेमाल होता है, विकल्प का होता है। जैसे कि पाप कौमा पुण्य, एक दूसरे के निगेटिव भी होते हैं वैकल्पिक में अगर देखा, पाप या पुण्य, या तो आप पाप करें या पुण्य करें, भला या बुरा। तो भला बुरा क्या है, या तो आप भला करें या बुरा करें, या शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे के लगभग अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, तो ये आपके वैकल्पिक होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। ठीक है। अगर हम बहुब्री की बात करें तो बहुब्री समाज वो होते हैं जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। ये डेफिनेशन पीछे जाती है कि समाज के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो आपका बहुब्री ही होता है। और इसका तीसरा एक अलग होता है, ये योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि अगर हम पंकज की बात करें, पंकज, पंकज मिलकर बनाए पंख प्लस जा से। तो पंख का मतलब कीचड़ होता है, जा माने उत्पन्न है, जो कीचड़ पर उत्पन्न हो। लेकिन पंकज को हम लोग क्या लेते हैं, पंकज शब्द से हमारा कमल में ख्याल जाता है, कमल में ध्यान जाता है, तो एक अलग सेंस देता है। तो ये आपका क्या हो गया, पंकज आपका बहुब्रीहि हो गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। कह रहा है कि सतसई, सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह। तो ये आपका क्या होगा, द्विगु समाज हो गया, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। प्रति वर्ष, प्रति में आपका एक प्रति अव्यय लगा हुआ, ये तो अव्ययी भाव समास हो गया। ये तो कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, यानी कि ये कर्मधारय नहीं, ये गलत है। अपने आप में राइट आंसर ये हो जाएगा। दाल रोटी आपका क्या है, दाल रोटी आपका द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही है, दाल और रोटी। और ये किस प्रकार का है, दाल रोटी समाहार द्वंद्व समास है। आ माने नहीं जन्म, आजन्म का मतलब ये यहाँ पर आजन्म है, आ आपका एक उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपका मुख्य है, तो अव्ययी भाव समास है, ये भी अपने आप में ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। यदि करती तो हो जाती, ये तो पता है भूतकाल है, भूतकाल में कोई काम किया नहीं, हेतु हेतु होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु। यदि करती तो होती, बट कोई काम भूतकाल में करते करते रह जाए, आपने किया ही नहीं, तो वो आपका हेतु हेतु होता है। भूतकाल की अगर हम बात करें, पूछा जाता है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं, आपका सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, एक आपका आसन्न भूत होता है जो तुरंत अभी अभी काम किया, जैसे मैंने चाय पी है ना। और इसके बाद होता है आपका अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत होता है, एक होता है आपका संभाव्य भूत, संभाव्य भूत, एक होता है आपका पूर्ण भूत जो बहुत पहले ही काम किया जाएगा जिसमें संभावना हो, और एक आपका होता है हेतु हेतु भूत। ये याद रखेंगे, 6 प्रकार होते हैं, इनके बाकी सरल आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, रेखांकित शब्द, रेखांकित पदबंध का प्रकार क्या है। उस जैसा जिंदा दिल मिलना, कैसा इंसान मिलना कठिन है, कैसा इंसान मिलना कठिन है, उस जैसा। तो ये उस जैसा क्या है, इस इंसान की विशेषता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो क्लियर क्या है इसका, विशेषण पदबंध इज अ राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पदबंध को व्यक्त करने हेतु, पदबंध को व्यक्त करने हेतु सर्वोचित परिभाषा क्या है। पदबंध,
देखो एक बात हम बताते हैं, एक होता है आपका पद और एक होता है शब्द। पद और शब्द में क्या अंतर होता है? ठीक, शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया नाम लिख दिया मैंने रोहन। रोहन एक आपका क्या ये शब्द है। जब शब्द किसी वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, तो ये वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, तो वो शब्द आपके पद कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रोहन पढ़ता है। ठीक, ये एक वाक्य में रोहन पिरो दिया हमने, तो यहाँ पर ये आपका पद के रूप में काम होगा। और पदबंध का मतलब क्या है कि इनके पदबंध करना, इनका परिचय देना कि यहाँ पर क्या है, ये पद आपका यहाँ पर संज्ञा है ना। तो ये क्या होगा, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह होता है जो एक पद की तरह कार्य करता है। ये देख सकते हैं, पदबंध पदों का एक समूह है जो अनेक पदों का कार्य करता है। पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है, ये गलत है। पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है, ये आपका भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है। पदबंध देख रहे हो, ये पूरा एक पदों का बंध है। यहाँ पर भी एक पद है, ये भी एक पद है, एक भी पद है, जो एक पद की तरह कार्य करता और एक पद की तरह कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल ज्ञात कीजिए। वर्ड आ गया, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। का आप जानते क्या है, का आपका कंठ होता है, बिल्कुल सही है। का आपका अघोष है, आप जानते कि किसी भी वर्ड का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है। क्लियर? और का आपका क्या है, अल्प प्राण है, क्योंकि का बोलने पर आपकी वायु कम निकल रही है, यानी कि ये अपने आप में सभी ठीक हैं। चा की अगर हम बात करें, का चा ता ता पा, चा आपका दूसरा वर्ग है। चा आपका वर्ग का पहला अक्षर है, ये आपके अघोष होते हैं। और चा आपका अल्पप्राण ना महाप्राण ना होकर चा आपका अल्पप्राण होता है। ये क्लियर? चा आपका अल्पप्राण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पप्राण क्या होते हैं, चा आपका अल्पप्राण है, चा आपका वायु से हवा नहीं निकल रही, ये आपके तालु होते हैं, ये वाक्य ठीक था। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये गलत है। डा आपका अघोष होता है, डा आपका अल्पप्राण है और डा आपका मूर्धा है। धा आपका सघोष होता है, धा आपका महाप्राण है और ये आपका धा, और ये आपका ओष्ठ है, ये अपने आप में ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगते हैं। देखो अर्धविराम चिन्ह जो होता है वो अति विराम से थोड़ा अधिक लगता है और पूर्ण विराम से कम समय लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा जहां अल्प विराम से अधिक रुकना होता है, अल्प विराम से अधिक रुकते हैं और पूर्ण विराम से कम रुकते हैं, वो आपका होता है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब आधा विराम, अल्प का मतलब थोड़ी देर के लिए, बहुत कम। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बाकी अगर हम विराम चिन्ह को डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, छोड़ेंगे नहीं। विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह में आप लेंगे आपका पूर्ण विराम क्या होता है, ये प्रश्न पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का सिंबल ये होता है पूरा एक खड़ी पाई की तरह। क्लियर? अर्ध विराम की बात करें, अर्ध विराम, इनके सिंबल क्या होते हैं ये याद रखेंगे। अर्ध विराम का ये होता है जिसे हम इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। अल्प विराम की बात करें, अल्प विराम, अल्प विराम में आप जानते हैं कि कोमा, कोमा वाला शब्द आपका अल्प विराम होता है। इसके बाद ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जानते हैं कि प्रश्न किया जाए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट आपका हम अगर लें विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधन का एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। भाई आपका योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं, हाइफन कहते हैं। ये छोटा सा डेस आपका क्या लेंगे, ये आपका योजक चिन्ह होता है। इसके अलावा आपका होता है निर्देशक चिन्ह, क्या होता है, निर्देशक चिन्ह को हम लोग डैश बोलते हैं, ये आपका डैश होता है और ये आपका बड़ा सा इस तरह से चिन्ह होता है। इसके अलावा आपका उद्धरण चिन्ह होता है, ये भी पूछा जाता है उद्धरण। उद्धरण चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसका सिंगल कॉमा जो होता है वो आपका उद्धरण होता है। एक आपका होता है अवतरण, जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं। अवतरण की बात करें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका अवतरण होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जाता है आपका हंस पद क्या होता है, हंस पद, जब हम कोई चीज लिखते हैं हमसे मिस हो जाता है तो ऊपर हम लोग इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं, ये आपका क्या होता है, हंस पद का होता है। इसको हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं। इसके अलावा लाघव चिन्ह की बात करें, लाघव चिन्ह में आप देखेंगे ये जीरो, जैसे कि डॉक्टर हम लोग लिखते हैं तो लाघव चिन्ह लगाते हैं, ये आपका क्या हो गया,
लागू हो गया। अपूर्ण विराम की बात करें, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम का सिंबल ये होता है, दो बिंदु डॉट लगाते हैं, ये अपूर्ण विराम होता है। एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह आपका क्या होता है, इस तरह से आपका जो सिंबल होता है वो आपका विवरण चिन्ह होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक का विकास क्रम क्या है। तो इसका विकास क्रम देखें तो सबसे पहले आपका होता है वैदिक संस्कृत होता है। सबसे पहले जिस भाषा का विकास हुआ वो है आपका वैदिक संस्कृत। इसके बाद जिस भाषा का हुआ वो है आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लौकिक संस्कृत के बाद आती है आपकी प्राकृत संस्कृत। प्राकृत संस्कृत, सॉरी, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर ये नहीं होगा, मिस्टेक हो गई। पेन थोड़ा चलने में गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद आपका होगा पाली होगा, ठीक है। और पाली आप पता है ना किस धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। पाली के बाद आती है आपकी प्राकृत, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद आती है आपकी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद की भाषा है आपकी अभट्ट भाषा। अभट्ट भाषा, और अभट्ट के भाषा के बाद आई है आपकी हिंदी भाषा। ये सीक्वेंस है। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा भी है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली और प्राकृत। ये गलत हो जाएगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बाकी ये भी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी की जस्ट पहले की भाषा कौन सी है, अभट्ट भाषा। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। भवन का आप जानते हैं महल होता है, और भुवन का मतलब होता है जगत या संसार। क्लियर? इसके अलावा कुछ और शब्द युग्म याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए आरती और इस आरती का मतलब क्या है। क्लियर? इस आरती का मतलब होता है दोस्तों दुख। क्लियर? और इस आरती का मतलब होता है धूप दीप जलाना। क्लियर? धूप दीप दिखाना या जलाना। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है उत्सूत्र और उत्सुर, इसका मतलब क्या है। उत्सूत्र और उत्सुर को अगर हम देखें, उत्सुर का मतलब होता है, उत्सूत्र का मतलब धागे से निकला हुआ। उत्सूत्र, उत माने निकला हुआ, और सूत्र माने सूत्र से। तो धागे से निकला हुआ, ठीक, धागे से निकला हुआ, ये आपका उत्सूत्र इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। वहीं उत्सुर का मतलब होता है संध्या। क्लियर? संध्या, इस तरह से लिख लेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे आपका तरुणी और तरुणी। इस बड़ी तरुणी का मतलब होता है एक मात्रा वाले का, कहते हैं नवयुक्ति होता है। और इस तरुणी का मतलब है सूर्य। क्लियर है? अगला याद रखेंगे शुचि और सूची। शुचि और सूची याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शुचि का मतलब होता है आपका पवित्र, और सूची का मतलब होता है कोई नामावली। क्लियर है? अगला याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा, अली अली। देखो बड़ी ई वाला अली है जो आपका सखी, क्योंकि इसको याद रख सकते हैं, सखी में भी बड़ी है और इसमें भी बड़ी है। और इस अली का मतलब होता है भवरा या भंवर, भ्रमर बोल सकते हैं या भौरा बोल सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस व्युग्म का विलोम रूप अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ठीक, औदार्य का अनौदार्य होता है, ये अपने आप में ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी होता है। संधि का तो होता है आपका विच्छेद, संधि का विलोम विच्छेद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जबकि समास का पूछे विच्छेद, तो समास का होता है विग्रह। श्वास का निश्वास, ये अपने आप में ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। सतीश, शंकर, महादेव, शिव, ये अपने आप में ठीक है, ये सभी शिव के पर्यायवाची, याद रखेंगे। बाकी चपला, सौदामिनी और चंचला, ये सभी किसके हैं, ये आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। बिजली के पर्यायवाची क्या है, चपला, सौदामिनी, चंचला आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम मेखला की बात करें, तो मेखला का मतलब होता है कमरबंद। क्लियर? कमरबंद आपका मेखला होता है, यानी कि ये डिफरेंट हो गया, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। शार्दुल
अयाल, कहरी और व्याघ्र। अगर हम शार्दुल, व्याघ्र और कहरी की बात करें, शार्दुल, व्याघ्र और कहरी, ठीक है, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? शार्दुल, कहरी और व्याघ्र, ये पर्यायवाची हैं आपके शेर के। याद रखेंगे, शार्दुल, कहरी और व्याघ्र आपके शेर के पर्यायवाची, इस बात को याद रखेंगे। जबकि अयाल का मतलब क्या होता है? अयाल का मतलब होता है बाल या केश। किसके? घोड़े या शेर के गर्दन के जो बाल होते हैं ना, उनको अयाल कहते हैं। याद रखेंगे भाई। अच्युत, गरुड़ध्वज, विनायक और चंद्रभाल की अगर हम बात करें, तो आप याद रखेंगे कि अच्युत की बात करें, गरुड़ध्वज की बात करें, ठीक है, ये पर्यायवाची किसका है? ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। क्लियर? विष्णु के पर्यायवाची अच्युत और आपका गरुड़ध्वज विष्णु का पर्यायवाची है। जबकि विनायक आप जानते हैं गणेश जी का है, और भालचंद्र की बात करें तो भगवान शिव का पर्यायवाची है, इसलिए ये डिफरेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अकर्मक धातुओं से मिलने वाला और सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? यहाँ पर पूछा है, वाच्य के बारे में पूछा है। इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। क्लियर है? एक एक बिंदु को क्लियर करेंगे। वाच्य की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे वाच्य के बारे में। क्लियर? वाच्य, वाच्य क्या होता है? देखो, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिए के लिंग और वचन का होना। ठीक है, वाच्य क्या होता है? कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन का होना, क्रिया होता है आपका वाच्य होता है। देखो, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्म अगर आपका एक वचन है तो क्रिया भी होगी। इसलिए भाव और स्त्री, इनका निर्धारण कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर होता है। इस बात को याद रखेंगे। और वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, या तीन भेद होते हैं वाच्य के। एक आपका होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य। ये वाक्य आप आसानी से पहचान सकते हैं इनके, लेकिन इनकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। भाववाच्य, क्लियर है? आराम से इसको समझेंगे। देखो, कृतवाच्य की अगर हम बात करें, यदि क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो, क्या हो? अगर क्रिया में, कोई भी क्रिया है, किसी वाक्य की क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो, तो वहां पर आपका क्या होगा? कृतवाच्य होगा। कर्ता की प्रधानता का मतलब है यदि क्रिया कर्ता के अनुसार इस्तेमाल की जाए, यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो आपका कृतवाच्य होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण से आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा उमा खाती है, यहाँ पर क्या है? खाती क्रिया है। और यहाँ पर आपने देखा कि कर्ता कौन है? आपका उमा है। उमा आपकी कैसी है? उमा आपका स्त्रीलिंग है। तो आपने देखा कि खाती भी आपका किस प्रकार की क्रिया है? स्त्रीलिंग है। अगर उमा की जगह हम लोग लिख दें रामू, तो क्या आप लिखेंगे रामू खाती है? लिखेंगे नहीं। रामू आपका क्या है? कर्ता, ये आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रामू खाता है हो जाएगा, खाती है ना होकर रामू। तो यहाँ पर क्रिया किस प्रकार की इस्तेमाल हो रही है? क्रिया पुल्लिंग की इस्तेमाल हो रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, तो वो वहां पर किस प्रकार का वाच्य होगा? वो आपका कृतवाच्य होगा। इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है? उद्देश्य भी है और आपका विधेय भी है। क्लियर? जब क्रिया उद्देश्य के अकॉर्डिंग प्रयोग हो, तो आपका कृतवाच्य होगा। कर्मवाच्य की बात करें, कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया में कर्म की प्रधानता हो। जब क्रिया में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता, कहने का मतलब है जब क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अकॉर्डिंग हो, तो वहां पर क्या होगा? आपका कर्मवाच्य होगा। जैसे कि हमने लिखा, एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखा अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।
पढ़ी गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अनुवा क्या है, करता है, और पढ़ी गई यहाँ पर करता है। आपने देखा कि ये यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन आपको लग रहा होगा पढ़ी गई, ये भी तो आपका स्त्रीलिंग क्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पुस्तक कर्म है आपका, पुस्तक क्या है आपका, कर्म है। तो ये जो पढ़ी गई ये पुस्तक के अकॉर्डिंग है। अगर हम इसके स्थान पर लिख दें, राम लिख दें, आभा की जगह राम लिख दें, तो क्या ये बदलेगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, ये लिखेंगे, राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पर क्रिया है ये पुस्तक के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे पढ़ी गई। तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब वाक्य बिल्कुल सही है। तो समझ में आ रहा है कि जब क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रही है तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। अब इन दोनों के अलावा ना हो तो आपका क्या होगा, भाववाच्य होगा। सिंपल है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है जो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था, अगले बिंदु की अगर हम बात करें, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कृतवाच्य, कृतवाच्य कर्मवाच्य क्या होते हैं ये समझ चुके हैं आप, अलग लेवल से समझ चुके हैं। कृतवाच्य हम लोगों ने देखा था, हम लोग ने देखा था कर्मवाच्य देखा था, और आपका भाववाच्य, भाववाच्य। दरअसल क्या है कि जो कृतवाच्य की क्रिया जो होती है, कृतवाच्य की क्रिया आपकी सकर्मक भी हो सकती है, याद रखना, कृतवाच्य की क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और आपकी अकर्मक भी हो सकती है, ये बात याद रखना, ठीक है। जबकि कर्मवाच्य की क्रिया की बात करें तो कर्मवाच्य की क्रिया ओनली, केवल और केवल सकर्मक होती है, ठीक है। कर्मवाच्य क्रिया सकर्मक होती है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सकर्मक। भाई आपकी भाववाच्य की क्रिया अकर्मक होती है, भाववाच्य की क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है, याद रखना, भाववाच्य की क्रिया अकर्मक होती है और हमेशा एक वचन होती है और ये पुल्लिंग होती है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है, हमेशा याद रखना। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने एक लिखा, सीता द्वारा चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ठीक। एक वाक्य लिखा, राम द्वारा चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सीता आपका करता है और आपका स्त्रीलिंग है, बट चला नहीं जाता यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। राम देखो यहाँ पर पुल्लिंग है, तब भी आपकी क्रिया पुल्लिंग और एक वचन है, स्त्रीलिंग है तो भी एक वचन है, यानी कि यहाँ पर कर्ता का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। द्वारा चला नहीं जाता, द्वारा चला नहीं जाता, तो ये आपका क्या है, भाववाचक क्रियाएं हैं और यहाँ पर एक वचन है और आपका पुल्लिंग है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर अब क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था कि अकर्मक धातुओं से बनने वाले और सदैव एक वचन और पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य का कौन सा संभव है, तो वो आपका भाववाच्य होता है, क्लियर है। एक वचन हो, पुल्लिंग होता है और आपका अकर्मक होते हैं, किसमें, अभी अभी हम लोगों ने जाना, भाववाच्य में होते हैं, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किधर है ये, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता बताने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। शब्दों के आदि में यानी कि शब्दों के शुरू में जुड़कर शब्दों की विशेषता लाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, क्लियर। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो शब्दों के आदि में जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आज हमारी बारी है, वाक्य में आज कौन सा पद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमारी बारी है, वाक्य में आज कौन सा पद है। क्या आज सर्वनाम है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, और यह क्रिया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज हमारा क्रिया विशेषण है। दरअसल क्रिया विशेषण की कहानी को अगर हम लोग समझें तो ये आपके होते हैं अव्यय। अव्यय की बात करें तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके अव्यय होते हैं। अव्यय के भेद पूछे जाते हैं तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्लियर। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो आपका पहला होता है क्रिया विशेषण, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपका संबंध बोधक होता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है। और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक, क्लियर, विस्मयादि बोधक होता है, क्लियर है, ये बात समझ में। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसको,
क्रिया विशेषण को डिस्कस करेंगे। क्लियर, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम लोग क्रिया विशेषण की बात करें, क्रिया विशेषण इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें, क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जितना बोल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लिख कम रहे हैं, याद रखना। क्रिया की विशेषता बनाने वाले आपके शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्रिया के बारे में बताते हैं, क्रिया के भेद पूछे जाते हैं, क्रिया विशेषण के भेद। क्लियर, क्रिया विशेषण की भेद की अगर हम बात करें तो इनके भेद हम 3 आधारों पर बता सकते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 3 आधारों पर बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वो 3 आधार कौन कौन से? अर्थ के आधार पर पूछें, आपके अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद पूछे जाएंगे। प्रयोग की दृष्टि से अगर क्रिया के भेद पूछे जाएं, और रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद पूछे जाएं, ये याद रखेंगे, रूप की दृष्टि से। अब आप वहां पर कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है ये आप ध्यान देंगे। अर्थ की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्लियर है। दूसरा आपका होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर, क्रिया विशेषण पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान देना। चौथा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और आपका 5वां होता है आपका गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण। देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? ये जो ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाले वो शब्द जो क्रिया के स्थान और दिशा को बताते हैं, जैसे कि इधर उधर ऊपर नीचे किधर, इस प्रकार के। क्लियर, तो ये स्थान और दिशा बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय को बताते हैं, क्रिया किस टाइम हो रही है। क्लियर, रीतिवाचक होते हैं, क्रिया की रीति को बताते हैं, रीति या इसको तरीका बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, जैसे धीरे धीरे, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये क्वांटिटी को बताते हैं, क्रिया की क्वांटिटी को बताते हैं। गुणवाचक ये क्रिया के गुण को बताते हैं। क्लियर, जैसे कोई मीठा है, सत्य है, जो उसकी क्वालिटी बताते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है। क्लियर है भाई। अगर हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके होते हैं साधारण क्रिया विशेषण, क्लियर, साधारण क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरे होते हैं आपके संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं। तीसरे आपके होते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। क्लियर, याद रखेंगे, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर भी देखें तो क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। आपका होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। उम्मीद करता हूँ क्रिया विशेषण क्या होते हैं समझ में आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है सभी, इसको एग्जाम्पल के माध्यम अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आज हमारी बारी है। आज यहाँ पर आपका क्या है? क्रिया विशेषण है, और किस प्रकार का है? ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर, क्योंकि आज इसके समय को बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा उपवाक्य। तो किसी उपवाक्य की अगर हम लोग चर्चा करें, देखो ये भी समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कभी गलत नहीं करेंगे। उपवाक्य की अगर हम बात करें, उपवाक्य में आपको संज्ञा उपवाक्य देखने को मिलेगा। एक होता है आपका संज्ञा उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य अभी चर्चा में लेंगे। दूसरा होता है आपका विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर, ये 3 प्रकार के वाक्य हैं। आपकी संज्ञा उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य भी होता है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा उपवाक्य की, विशेषण उपवाक्य की, क्रिया विशेषण उपवाक्य की। क्लियर है। देखो, अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम संज्ञा उपवाक्य की बात करें, किसकी बात करेंगे? संज्ञा उपवाक्य। 2 एग्जाम्पल लेंगे और खत्म, मतलब ये समझ जाएंगे। देखो, एक तो याद रखना, उपवाक्य क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य में बात करें, शब्दों का वह समूह जो अपना विशेष उद्देश्य और इनका एक उद्देश्य होता है। ऐसे उपवाक्य जिनका उद्देश्य हो और विधेय भी हो, क्लियर, वो आपके उपवाक्य होंगे। और जब ये संज्ञा की तरह कार्य करते हैं वो आपके संज्ञा होगा। एक बात हम आपको बता दें, जैसे कि हमने लिखा मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है।
मोहन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। किताब आपका क्या है यहाँ पर? क्रिया आपकी ये, और किताब आपका क्रिया क्या है? कर्म। और आप रहेंगे कि किताब कर्म शब्द आपके क्या होते हैं? किताब आपकी एक संज्ञा है, अर्थात जो कर्म होता है वो एज ए संज्ञा ही होती है। कर्म जो होते हैं वो आपके संज्ञा शब्द होते हैं। कर्म आपके क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होती है। इस क्रिया का कर्म क्या है? किताब, और किताब अपने आप में संज्ञा। इसका इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब इस बात को हम संज्ञा उपवाक्य क्या होता है इसको हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। क्लियर है? जैसे कि एक वाक्य हमने लिखा, मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा। बनारस जाने के लिए कहा, के लिए कहा, कहा था ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है? उसे बनारस जाने के लिए, ये वाक्य रहा। इसी वाक्य को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था कि तुम बनारस जाओ। बनारस जाओ, अपने आप में दोनों ही वाक्य एक जैसे हैं। यहाँ पर देखो, मैंने उससे कहा कि तुम बनारस के लिए, मैंने उसे बनारस जाने के लिए कहा था। उसे बनारस जाने के लिए, यहाँ पर इस शब्द को अगर हम देखें अंडरलाइन, तो ये आपका एक वाक्यांश है। ये क्या है? ये आपका आपका वाक्यांश है। यहाँ पर ये क्या है? वाक्यांश। उसे बनारस जाने के लिए, यहाँ पर उसका कोई ना ही उद्देश्य है, ना ही कोई विधेय है, ना ही इसकी कोई एक स्वतंत्र क्रिया है। ऐसे याद रखेंगे, क्रिया शब्द याद रखेंगे। अब इसे इसमें देखें, तुम बनारस जाओ, ठीक है। तुम बनारस जाओ, तुम देखो यहाँ पर क्या है? ये आपका उद्देश्य भी है, तुम आपका उद्देश्य भी है, और जाओ यहाँ पर आपका क्रिया भी है। एक क्रिया भी हो रहा है, जाओ तुम। तो अगर जिसमें उद्देश्य हो और क्रिया हो, क्लियर, या पूरे विधेय हो, तो वो आपका क्या होता है? ये आपका उपवाक्य होता है। ये क्या है? आपका उपवाक्य है। उपवाक्य समझ में आया कि उसमें एक क्रिया होती है और उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पर ना ही कोई क्रिया थी, ना ही कोई उद्देश्य था, तो ये आपका वाक्यांश है। तो वाक्यांश और उपवाक्य में अंतर क्या है, ये बात समझ में आया। मैंने उससे कहा, कहा आपका क्या है? यहाँ पर क्रिया। अब जो हम लोग बात यहाँ पर जानी थी, वो इसका इस्तेमाल अब होगा। वाक्य आपका क्या? क्रिया। क्रिया, मैंने आपसे कहा, क्या कहा? यहाँ पर क्या क्वेश्चन करें, क्या कहा? कि तुम बनारस जाओ। तो इस क्रिया का कर्म हो गया, क्रिया का कर्म क्या हो गया? तुम बनारस जाओ। क्रिया का कहा था कि तुम बनारस जाओ, इसका कर्म क्या हो गया? कहा था। हमने जाना है कि कर्म शब्द क्या होते हैं? कर्म आपका एक संज्ञा होता है, अर्थात ये जो उपवाक हो गया, वो कौन सा उपवाक होगा? ये आपका संज्ञा उपवाक होगा। उम्मीद करता हूँ बात आराम से समझ में आएगी। क्लियर है? तो ठीक समझ में आ गया कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? इसको मिनिमाइज करते हैं, बाकी दो चीज उन दोनों को भी जान लेते हैं। क्लियर है? इसको हम लोगों ने किया मिनिमाइज, इसको करेंगे मिनिमाइज। ऑप्शन कहाँ गया? ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है आपका संज्ञा उपवाक्य। क्लियर? संज्ञा उपवाक्य क्या होता है आप आराम से समझ चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं। विशेषण उपवाक्य। क्लियर? विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं, समझते हैं। भले ही देखो वीडियो लंबा खींच रहा है, बट आपको इसको जरूर पढ़ना है। क्लियर है? विशेषण उपवाक्य को भी अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, तो हमने लिखा, काले धब्बों वाला, काले धब्बों वाला कुत्ता मेरा है। फिर हमने लिखा, काले धब्बों वाला कुत्ता मेरा है। एक दूसरा वाक्य लिखा, वह कुत्ता, वह कुत्ता जिसके शरीर पर, शरीर पर काले धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, मेरा है। क्लियर? यहाँ पर देखो, काले धब्बों वाला कुत्ता, कुत्ता की विशेषता क्या है? वो काले धब्बे वाला। यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया? ये आपका विशेषण पद हो गया।
यहाँ पर ये क्या है, विशेषण एक पद है, काले धब्बों वाला कुत्ता। यहाँ पर भी वही बात है, वह कुत्ता जिसके शरीर पर काले बाल हैं मेरा है। यहाँ पर भी जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं, तो काले धब्बे हैं, ये भी तो क्या है, ये भी तो कुत्ते की विशेषता है, ये भी तो कुत्ते की विशेषता है। क्लियर, ये भी तो कुत्ते की विशेषता है। क्लियर है। और ये आपका क्या है, एक ये आपका इसमें है शब्द आ गया, और जिसके जिसके शरीर पर, ये आपका जिसका शब्द भी आ गया। यहाँ पर एक क्रिया आ गई ना स्वतंत्र, ये आपका क्या एक उपवाक्य है, और ये एक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। क्लियर है। यहाँ पर एक है शब्द आ गया, अपने आप में ये पूरा जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं, एक अपने आप में उपवाक्य है, तो ये आपका क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें, क्रिया विशेषण को अगर हम लोग देखें, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य की अगर हम बात करें, हमने लिखा जब आंधी आई तब वे घर में छिप गए, तब वे घर में छिप गए। तो जब आंधी आई तब वे घर में छिप गए। ठीक है, ये क्रिया की क्या है, विशेषण है। इस क्रिया के कहाँ छिप गए, घर में क्या छिप गए या क्यों छिप गए, जब आंधी आए, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका जब आंधी आए क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आप प्रश्न देख सकते हैं, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो शब्द आ गया, यानी कि अपने आप में एक क्रिया है, अर्थात ये एक आपका उपवाक्य है। ये समझ में आ गया कि ये एक उपवाक्य है, उपवाक्य है। अब चूंकि लिखो, क्या लिखो, एक ऐसा पत्र लिखो, क्या लिखो जिसमें सभी समस्याओं, ये कर्म की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात ये आपका क्या पर है, संज्ञा उपवाक्य है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, विशेषण उपवाक्य क्या होता है, और क्रिया विशेषण क्या होता है, बाकी आगे और चर्चा लेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निरी शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। देखो, निरी का मतलब क्या होता है, निरी का मतलब होता है शांत या आपका उदासीन। तो आप लिख सकते हैं ना, कोई अगर आप शांत को बोले शांत व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, शांत व्यक्ति, तो शांत क्या है, ये आपका विशेषता है या ये आपका विशेषण है। उदासीन व्यक्ति लिख सकते हैं, तो निरी आपका क्या है, एक आपका विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, ये आपका हिंदी का डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। हो सकता है कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको पढ़ने में कॉन्फिडेंस आया होगा, मजा आया होगा, इसी तरह से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।